आज एक नया सेशन हम लोग चालू कर रहे हैं हॉब्स के साथ। हमने और थिंकर्स पढ़ लिए थे, प्लेटो को पढ़ लिया था, अरस्तु को पढ़ लिया था, मैकियावेली। अब हम लोग हॉब्स को पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें थॉमस हॉब्स की, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे। अगर इनके बारे में जैसे जैसे हम जानेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अब यही बात होती है कि क्योंकि पुनर्जागरण काल प्रारंभ हो चुका था और मैकियावेली ने इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में आपको पता होगा कि राज्य जो होता है, जो स्टेट है, वो उसके साथ कैसे काम करता है। उसके साथ पावर होती है, मेन तो शक्ति है, वो भी कैसी अथॉरिटी के साथ। तो अब राज्य को शक्तिशाली बनाने की बात थी। सामान्य तौर पे अगर जैसे आप देखो कि देश कैसे चलता है, तो किसी से भी पूछोगे तो वो बोलेगा संविधान से चलता है। संविधान मतलब ये डिनोट करता है स्टेट को, ठीक है, किसको? स्टेट को डिनोट करता है। यानी कि राज्य बहुत शक्तिशाली है, वो धर्म के लिए कुछ नियम कानून बना सकता है और सबसे ऊपर अगर कुछ होगा तो संविधान होगा। लेकिन इस चीज़ की शुरुआत आखिर हुई कैसे? जैसे मैकियावेली को हमने देखा था, तो मैकियावेली ने एक बात बोली थी कि राज्य और धर्म अलग अलग हैं। वो धर्म विरोधी नहीं थे, चर्च के विरोधी थे। और विरोध वाली बात नहीं थी, वो धर्म और राज्य को अलग कर रहे थे, बस अंतर्गत नहीं कर रहे थे। लेकिन हॉब्स ऐसे विचारक आते हैं जो राजनीति में राज्य के अंतर्गत एक सामान्य संस्था की तरह धर्म को रखते हैं, जैसे कि सामान्य संस्थाएं होती हैं वैसे। और इन्होंने थोड़ा सा क्रांतिकारी विचार दिए और राज्य की संप्रभुता, जिसको हम निरंकुश संप्रभुता बोलते हैं, सोवर्निटी की बात आती है, उसको इन्होंने स्थापित करने का काम किया। तो इनके विचारों को हम लोग देखेंगे और इनके राजनीति के क्षेत्र में इनके योगदान को देखेंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इनका पूरा नाम है थॉमस हॉब्स, और थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था 1588 से 1679 के बीच में, ठीक है। इनके जीवन परिचय को हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। बेसिकली अगर हम बात करें इनके जीवन के समय, इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया वो है फियर, डर का। हॉब्स का कहना था कि इनके जीवन में डर इस कदर प्रभावी था कि ये बोलते थे कि डर और मैं, यानी कि हॉब्स, दोनों जुड़वा भाई हैं। इनके जीवन में पूरी घटनाओं को देखोगे तो डर हावी रहा और डर को ही इन्होंने आधार बनाकर अपनी पूरी फिलॉसफी दी है। तो इनके जीवन को देखते चलते हैं। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और पश्चिमी राजनीति की विचारकों में, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इवन फिलोसफिकल थिंकर्स में भी इनका नाम प्रमुख रूप से आता है। ये ह्यूमन नेचर की व्याख्या करेंगे, मानव स्वभाव की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, उसके पीछे का कारण बताएंगे, पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। और देखिए यहाँ पे ऑल पावरफुल सोवरेन, संप्रभु राष्ट्र की बात करेंगे, साथ के इससे संबंधित विचार को भी देंगे। इनके बारे में बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ऐसे विचार दिए जो डर से और धर्म के खिलाफ थे। तो उस समय इनको ये माना गया कि ये एक प्रकार से धर्म विरोधी काम कर रहे हैं और समाज में इनकी आलोचना भी हुई थी, जिस कारण से इनको मॉन्स्टर ऑफ मालसम्बरी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि मालसम्बरी का दैत्य, क्योंकि इनका जन्म इंग्लैंड में जिस स्थान पे हुआ था उस स्थान से इनको जोड़ के देखा जाता है। इनको अगर आप देखोगे, उनके विचारों में अधार्मिकता थी, ठीक है, दैत्य कहने के पीछे नास्तिकता थी। नास्तिकता के मतलब ये है कि धर्म को प्रमुख स्थान देते थे। बेसिकली गैलीलियो वगैरह से बड़े प्रभावित थे। अब गैलीलियो के बारे में आपने सुना ही होगा। गैलीलियो ने बोला पृथ्वी गोल है, और भी बहुत सारे सिद्धांत खगोलीय उन्होंने दिए थे। तो उनको इस कारण से मृत्युदंड दिया गया था। वैसे तो माना जाता है कई और कारणों से बने थे, लेकिन कई पुस्तकों में मिलता है कि उनको इसी कारण से मृत्युदंड मिला था, या समाज के आगे बस दिखाया नहीं गया था, कारण अलग दिखाए थे। क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और ये बाइबल के खिलाफ है। तो उनसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाई गई थी। और ये यांत्रिकी का जो सिद्धांत है फिजिक्स में, उससे बड़े प्रभावित थे। तो यानी कि गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों से इनका संपर्क था। तो जाहिर सी बात है जो क्रिश्चियनिटी थी उसके ऊपर जो है ये साइंस को रखते थे, राजनीति के विज्ञान को रखते थे। इस कारण से इनको नास्तिकता और अधार्मिकता के जो सिद्धांत थे उनमें इनको ऊपर माना गया कि भाई ये ऐसे सिद्धांत हैं। और इस कारण से उस समय चर्च का प्रभाव खूब ठीक ठाक हुआ करता था। उनके विचार ना तो संसदीय दल का समर्थन करते थे और ना ही राजतंत्रीय गुट का समर्थन करते थे। वो निरंकुश सत्ता की बात करते थे। लोकप्रिय प्रतिनिधित्व और ईश्वरीय अधिकार दोनों को चुनौती देते थे। अच्छा, आप बोलोगे पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात क्यों करते थे? क्योंकि जो आज की हम संसदीय व्यवस्था देखते हैं इंग्लैंड में, और जो आज भारत में भी है, उसी का एक रूप है। तो उस समय संसद की शुरुआत हो चुकी थी। राजा के दरबार में कुछ लोग बैठते थे जो जनता की तरफ से अपनी आवाज़ रखते थे। उसको एक छोटी संस्था के तौर पे संसद बोला जाता था। राजा ने अनुमति दे रखी थी। लेकिन जब
राजा निरंकुशता दिखाता है, और क्योंकि राजा क्या है, इनके पिताजी पादरी थे और राज्य से इनका खर्चा चलता था, राज्य से इनको सहायता मिलती थी। तो जब तक राज्य स्ट्रांग है तब तक इनकी सहायता होती रहेगी, तब तक ये स्ट्रांग रहेंगे। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये राजा के निरंकुश सत्ता के समर्थक थे। और पार्लियामेंट्री जो लोग थे, पार्लियामेंट्री वहाँ पे जो एक समिति बनी थी, कमेटी बनी थी, जो लोग जनता के बीच से आके अपना प्रतिनिधित्व करते थे, राजा के सामने बात रखते थे, अगर वो राजा पे दबाव बनाते थे तो इनको अच्छा नहीं लगता था। इनका कहने का मतलब था कि राज्य सत्ता को वो कमज़ोर करते हैं, गुटतंत्र भी जो बनाते हैं वो भी कमज़ोर करते हैं, प्रतिनिधि शासन भी राज्य सत्ता के खिलाफ है, और ईसवी एकाधिकार यानी कि चर्च भी रोकता है। तो ये ऐसा चाहते थे कि राजा या राज्य सत्ता जो है, स्टेट है, वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। उसी को लेकर पूरा आधार बनाकर ये यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो इनके प्रारंभिक जीवन में आप देखो, जैसे इनका जन्म जब हुआ था ना, तो ये समय से पहले ही पैदा हो गए थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय इंग्लैंड में बड़ी ही अस्थिरता थी। वहाँ पे देखोगे स्पेन की आर्मी, जिसको आर्मांडा बोलते थे, वो आक्रमण कर रखी थी, और ऐसा खतरा था कि कभी भी राज सत्ता पे खतरा आ सकता है और इनकी मृत्यु हो सकती है और किसी को भी मारा जा सकता है जो राजा का समर्थन करते हैं। जिस कारण से इनकी माताजी छुपी हुई थी और डर के कारण डरी हुई थी, जिस कारण से असमय ही इनका जन्म हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि डर और मैं दोनों जुड़वा भाई हैं। ठीक है, और 1679 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और तब तक ये आप देखोगे कि उस समय बहुत फेमस नहीं थे, हालांकि इनको इनकी मृत्यु के बाद पहचाना जाता है, लेकिन इनको सेंचुरी का जीनियस भी बोला जाता है आगे चलकर जब इनको पहचाना गया। ठीक है, तो ये इनके जीवन का समय था। उस समय जैसे हमने देखा कि इंग्लैंड में इनके जन्म के समय गृह युद्ध वगैरह चल रहा था, और जिस कारण से ये चीज़ें प्रभावित थी। सॉल्ट में ही इनका जीवन देखेंगे, क्योंकि जीवन परिचय से वैसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना ही चाहिए। अब इनकी शिक्षा और बौद्धिक यात्रा की बात कर लेते हैं इनके जीवन में। जैसे आप देखोगे कि ज़्यादातर जो विचारक हुए हैं, इवन अगर आप देखोगे जो प्लेटो के प्रमुख विरोधियों में से एक हैं, उन लोगों का भी कहना है कि या तो कोई विचारक प्लेटो का समर्थन होगा या तो अरस्तु का, दोनों में से एक का समर्थक जरूर होगा, भले एक का विरोधी होगा। लेकिन आप देखोगे कि जैसे ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े थे, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय उस समय अरिस्टोटल जो थे, अरस्तु थे, उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित रहा करता था, लेकिन ये उनकी विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, या फिर अगर देखा जाए कि अरस्तु के विचारों के विरोधी थे। जैसे अगर आप देखो कि अरस्तु बोलते हैं क्या, कि राज्य एक प्रकार से स्वाभाविक संस्था है, धीमे धीमे उसका विकास हुआ है। ये बोलते थे नहीं, राज्य स्वाभाविक नहीं है, राज्य समझौते के माध्यम से आया है। तो ऐसे ही बोलते थे मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, इसलिए तो बोलते नहीं, राजनीतिक प्राणी नहीं है, समझदार प्राणी है, उसके पास तर्क थोड़ी बहुत क्षमता होती है, जिसके कारण से वो अपने डर के कारण समझौता करता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या विरोध था, उन सारी चीज़ों में इनको देखेंगे। ठीक है, राजा के यहाँ ये शिक्षक का काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी है ना, विलियम कैवेंडिश के यहाँ ना, और जिसका फ़ायदा इनको मिलता है, इस कारण से इनको विदेश में यात्राएं करने को मिलता है, बड़े बड़े लोगों से, गैलीलियो और अन्य वैज्ञानिकों से, यहाँ पे दिखेगा लिखा भी है ना, गैलीलियो और डेकार्ट ना, केपलर जैसे महान लोगों से मिलने का इनको मौका मिलता है, और जिस कारण से आप देखोगे मैकेनिक्स में इनकी रुचि हो जाती है, वैज्ञानिक थे ही। और कुल मिला के आप देखोगे कि इनको लॉ ऑफ मोशन के आधार पर चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं, गतिकी के नियम पे, यानी कि फिजिक्स के बेस्ड पे या फिजिक्स के आधार पर ये सोशल साइंस या पॉलिटिक्स को और फिलॉसफी को समझाने का प्रयास करते हैं। इतना ज़्यादा ये विज्ञान से प्रभावित हो गए थे, इनके जीवन में विज्ञान का विशेष महत्व था। अब यहाँ पे हम आते हैं इनके, ये तो हमने देखा इनके ऊपर प्रभाव क्या था। राजनीतिक अस्थिरता और निर्वासन, देखिए हुआ क्या था बेसिकली 1640 में, जैसे हमने बताया कि एक संस्था हुआ करती थी संसद नाम की। अब इस संसद में क्या था कि जनता के प्रतिनिधि आते थे, और जनता के प्रतिनिधि जब आते थे तो जनता की आवाज़ राजा के आगे रखते थे। ऐसी स्थिति में राजा कई बार दबाव बन जाता था राजा के ऊपर उनकी बात रखने का ना, तो राजा ने क्या किया, उठा के इनको संसद को भंग कर दिया, 11 साल के लिए भंग कर दिया। और जब भंग कर दिया गया इस संसद को, जो कुछ लोग आते थे उसको संसद बोला जाता था, जब इसको भंग कर दिया गया तो इसके कारण से जनता में विरोध आ गया कि जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे, और उन लोगों ने भड़काया भी जो सांसद हुआ करते थे उस समय, और जिस कारण से विद्रोह हो गया पूरे इंग्लैंड में, और विद्रोह हो गया राजा के खिलाफ, और जो लोग राजा के साथ थे उनके सबके लिए असुरक्षा का भाव आ गया। और ऐसे में क्या हुआ था, इन्होंने भी क्या किया था, कुछ दिन तक राजा के विचारों का समर्थन करने के लिए, राजा को सही ठहराने के लिए पर्चे बांटे थे, पंपलेट बांटे थे। बाद में इसलिए ये भी निगाह पे आ गए, तो इनको भी आखिर फ्रांस भागना पड़ा। और जब तक ये फ्रांस में रहे, वहाँ पे इन्होंने किताब लिखी, डिसाइड इसको लिखा, और साथ के साथ इनकी सबसे फेमस किताब, ये इसका टाइम याद रखिएगा, 1651 में लेवियाथन लिखी। लेवियाथन में ही इन्होंने
जो विचार दिए, निरंकुशता का जो है प्रतिपादन किया। लेवियाथन एक समुद्री जीव होता है बहुत बड़ा, जो सभी जीवों को खा जाता है, या कहें तो बहुत भयानक होता है। इसको आप गूगल करिएगा तो देखिएगा। तो लेवियाथन में उन्होंने समाज में अराजकता को रोकने के लिए एक सशक्त और अविभाजित संप्रभुता की बात की, यानी कि जो राज्य से संबंधित है कि भाई राजा ऐसा हो, शक्ति ऐसा हो जो विभाजित ना हो सके, जो सबसे शक्तिशाली हो, जिससे ऊपर कोई ना हो, उसकी बात इन्होंने यहाँ पे की। ठीक है, कई लोग इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि जो इन्होंने ये लेवियाथन लिखा था उस समय जब इनको 11 वर्ष के लिए भाग के फ्रांस गए थे, उस समय लेवियाथन को ओलिवर क्रामवेल जो वहाँ के शासक थे इंग्लैंड में, उनको खुश करने के लिए लिखा था। अब इस पर अलग अलग आरोप इन पे लगाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि जब ये सब कुछ शांत होता है तो फिर से ये वापस आते हैं इंग्लैंड में। ठीक है, और कई गणितज्ञों विद्वानों से इनको मिलने का मौका मिलता है, और इनको आशा की गई थी कि भाई इनको अंतिम में जब सब व्यवस्थित हो जाएगा, राजा का इन्होंने समर्थन किया है, राजा के साथ भी रहे हैं, इस कारण से इनको जो है सम्मानित पद मिलेगा, लेकिन जीवन में इनको सम्मानित पद मिलता नहीं है। जीवन के अंतिम समय में लोगों ने इनको बोला कि इनको चर्च में मत दफनाना, मतलब ज़मीन मत देना, और सब कारणों से, इस कारण से डर गए थे काफ़ी, और धार्मिक आयोजनों में इन्होंने जाना चालू कर दिया था, क्योंकि इनके जीवन में हर चीज़ का मैंने बताया कि डर ही था। चाहे जब ये पैदा हुए कुछ समय इनका अच्छा रहा जब इन्होंने विदेश यात्राएं की, अदरवाइज इनके जीवन में डर ही रहा हर समय। चाहे इन्होंने किताब लिखी हो, चाहे जीवन का अंतिम समय हो, चाहे राजकीय समर्थन का समय हो, डर इनके साथ रहा, और इसीलिए इनकी रचना में डर का एक प्रमुख स्थान आपको देखने को मिलेगा भी। अंतिम वर्ष और विरासत इन्होंने जो दी है उसके बारे में देखें तो अंतिम वर्षों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी ना, होमर की, यहाँ पे देखिएगा, इलियड एंड ओडिसी जैसे कृतियों का अनुवाद भी किया, और अंतिम में इनका सबका जैसे निधन होता है इनका भी निधन हो गया। अब इनके ऊपर देखते हैं दार्शनिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो दार्शनिक प्रभाव में जैसे 19वीं शताब्दी तक हॉब्स दार्शनिक योगदान को पूरी तरह से सराहा नहीं गया था। जैसे हमने बताया कि इनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में इनको पहचाना नहीं गया, और बाद में जब उपयोगितावादी आए और मनुष्य की व्यक्तिगत क्षमता को प्राथमिकता देने लगे, तब जाके समझ में आया कि इस तरह की बातें तो किसी ने पहले भी किया है। कि इन्होंने क्या किया था कि राज्य को सारी शक्तियाँ दी थीं, लेकिन बोला था व्यक्ति के प्राणों की रक्षा अगर नहीं कर पाए तो राज्य उपयोगी नहीं होगा, इसलिए राज्य का आप विरोध कर सकते हो। हालांकि और कोई विरोध का इन्होंने उपाय नहीं बताया था। ठीक है, इन पे यांत्रिकी का प्रभाव तो हमने देखा। ठीक है, उपयोगितावादी भी इनसे प्रेरणा लेते हैं ना। माइकल ओकसार्ट ने इनकी कृति लेवियाथन को एक उत्कृष्ट रचना माना है। तो ये सब कुछ इनके संबंध में है, इसको हम लोग देखते हुए आगे चलते हैं। अब इनके राजनीतिक विचार और विरासत को देखें। इनके राजनीतिक विचार और विरासत को अगर हम देखें तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है निरंकुश सार्वभौमिकता का, यानी कि एब्सोल्यूट थियरी ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि जो राजा होता है, राज्य की सत्ता होती है, संप्रभुता होती है, संप्रभुता निरंकुश होना चाहिए। निरंकुश मतलब उस पर अंकुश नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, धर्म भी उससे ऊपर नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे कि कुछ विद्वान मानते हैं कि इनमें उदारवाद के भी लक्षण थे। उदारवाद का कैसे था, प्रथम व्यक्तिवादी भी इनको बोला जाता है। मतलब क्या था कि इन्होंने जो सारे अधिकार तो राजा को दे दिए, लेकिन एक बात बोली कि अगर राजा या राज्य व्यक्ति के प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो फिर व्यक्ति बगावत करता है, यानी कि अंतिम में जो केंद्र बनाया वो व्यक्ति को बांधा है। तो इसीलिए उदारवाद इनको प्रथम व्यक्तिवादी बोलते हैं। उदारवाद की भावना भी, उदारवाद की भावना कैसे कि इन्होंने व्यक्ति के स्वभाव को लालची, स्वार्थी बताया। तो उदारवाद निजी चीज़ों की बात करता है, सब सार्वजनिक संपत्ति की, सार्वजनिक सेवा की बात करता नहीं है। तो ये चीज़ें भी आती हैं। मनुष्य जैसे बाजारवादी व्यवस्था में क्या है, लालच है, उसी के आधार पर तो पूरा मार्केट चलता है। मार्क्सवादी विचारधारा के लोग भी इनसे काफ़ी प्रभावित थे। खुद मार्क्स ने भी इनको बोला था कि हॉब्स वाज द फादर ऑफ अस ऑल, यानी कि उनके सभी जो विचार आते हैं, जितने भी राजनीतिक विचार आते हैं नैतिकता के, विधि के, वो सब का स्रोत कौन है, थॉमस हॉब्स है। ठीक है, तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण जो लेजिसी थी या इनके प्रभाव थे वो दिखते हैं। थॉमस हॉब्स के प्रमुख ग्रंथों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सारांश आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। ये यूजीसी नेट में भले आपको आया, अदर एग्जाम में इस तरह के सवाल नहीं आते। जैसे आप देखिएगा थ्यूसिडाइड, शुरुआती दौर पे इन्होंने लिखा था हिस्ट्री ऑफ पेलिपोनियन, जो वॉर था पेलिपोनेशियन वॉर, 1688 में प्रारंभिक रचना थी इनकी। बेसिकली थ्यूसिडाइड जो ये स्पार्टा और एथेंस के बीच में जो युद्ध हुआ था उस पर इन्होंने लिखा था, उसको इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये एक मूल रचना नहीं थी, अनुवाद था। डी साहिब हमने देखा ही इसको, इसकी यह किताब जो है प्राकृतिक कानून और स्थायी सरकार की आवश्यकता पर बल देती है। उसके बाद आप देखोगे डी साहिब और डी सीवे, देखिए एक्चुअली फ्रेंच में है तो प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत आएगी। एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स ना, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स,
इसमें आप देखोगे राजनीति और अवधारणा की बात की गई, लेवियाथन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ ना याद रहे, जो प्रमुख किताबें मैं बताते चल रहा हूँ उसको जरूर याद कीजिएगा। हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध रचना है ना सामाजिक अनुबंधन यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, और निरंकुश संप्रभुता को इसमें इन्होंने स्थापित किया है। ये याद रखिएगा, बाकी का चल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। डी कॉर्पोर ना, इसमें शरीर और पदार्थ की बात की, इतना जरूरी नहीं, ये एक्चुअली फिजिक्स से संबंधित है। डी होमाइन है, ठीक है। तो ये लेवियाथन याद रखिएगा, बाकी चल जाएगा। अब हम इनकी विचारधारा पे आते हैं। जीवन के बारे में, किताबों के बारे में, इन्फ्लुएंस के बारे में, लेजेसी के बारे में हमने जान लिया। अब इनके हम मूल रूप से राजनीतिक विचारों के बारे में देखते हैं कि इनके राजनीतिक विचार क्या हैं। देखो राजनीति को समझाने के लिए देखो इन्होंने इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो बात करते हैं वो राज्य में जो सत्ता चाहते हैं वो कैसी, अथॉरिटी कैसी हो, एब्सोल्यूट हो, निरंकुश हो, उस पर कोई सत्ता नहीं हो। देखो जब कोई निरंकुश का मतलब तानाशाही, भाई तानाशाही की बात अगर कोई करेगा तो क्यों करेगा, अत्यधिक कड़ाई होगी तानाशाही में ना, बोलने की आज़ादी आदि कम होगी। तो तानाशाही शासन तब होता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा असभ्य हो, बहुत ज़्यादा दुष्ट हो, उसको कंट्रोल करने की बात आती, तब तानाशाही की बात आती है। तो इसीलिए ये क्या बताएंगे, सबसे पहले ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और उसी के आधार पर राज्य कैसे आया इसको समझाएंगे, शासन कैसा होना चाहिए इसको समझाएंगे, धर्म को कैसे होना चाहिए इसको समझाएंगे, ये सारी चीज़ों की एक्सप्लेन करेंगे। ये वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताएंगे ह्यूमन नेचर हॉब्स के हिसाब से कैसा है। अब जैसे हमने देखा कि मनुष्य का स्वभाव बोलते हैं कि कैसा है, स्वार्थी है, अहंकारी, अहमवादी है ना, यानी कि आप देखोगे कि मनुष्य बोलते हैं कि नीच, लालची, स्वार्थी, दोषी, लोभी, दुष्ट, सारी चीज़ें बता देते हैं। मतलब उसके स्वभाव को बताते हैं कि ये क्या है, सेल्फिश है, आइसोलेटेड है ना, इगोइस्टिक है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट पे ध्यान देता है, प्लीजर की बात करता है हमेशा ना, पेन को अवॉइड करता है। ये कुछ बोलते हैं मनुष्य के स्वभाव की एक सामान्य बात है। उसके बाद बोलते हैं नैतिक सापेक्षता। इनके हिसाब से जो व्यक्ति अच्छा लगे, व्यक्ति को अच्छा लगे, व्यक्ति उसी को नैतिक मान लेता है, जो व्यक्ति के अनुरूप नहीं होता उसी को अनैतिक मान लेता है। जैसे क्या है, करप्शन तब बुरा होता है जब आप नहीं कर रहे होते हैं, जब आपको उस करप्शन से फ़ायदा हो रहा होता है तो वो करप्शन अच्छा होता है, ठीक है। तो वही ऐसा ही कुछ है कि मनुष्य को जो है ना वो अपने हिसाब से, ठीक है, अगर लोमड़ी जो है किसी धर्म का गुरु होता तो जो है क्या बोलते हैं ना, भेड़ के या बकरी के बच्चे को चुराया जाना एक पुण्य का काम होता, ये इनका कहने का मतलब ऐसा था। तो इच्छाओं की निरंतर पूर्ति जो होती है उसके लिए मनुष्य लगा रहता है, और इच्छाओं की निरंतर पूर्ति के आधार पर ही बोलते हैं कि उसकी कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा रहता है। इसके लिए इन्होंने एक शब्द यूज किया है, यहाँ पे देखिएगा, फेलिसिटी। कई बार पूछा जाता है कि हॉब्स ने जो मनुष्य की लालची इच्छा है, जो उसकी इच्छा निरंतर बनी रहती है, पाने की चाह, उसके लिए किस प्रकार के शब्द, या यूजीसी नेट में एग्जाम में पूछा गया, अन्य जहाँ भी पूछा सकता है, कौन सा शब्द यूज किया है, तो फेलिसिटी। यह पूछा जाएगा सिंपल सा कि फेलिसिटी शब्द का प्रयोग किसने किया। हॉब्स ने कहा कि हॉब्स हमेशा अपने हितों की चीज़ों की तलाश में रहता है, और उसी के लिए उसकी जो लालच होती है उसी को इन्होंने फेलिसिटी शब्द से संबोधित किया है। बोलते हैं एक्चुअली क्या होता है ना कि मनुष्य की जो चाह होती है वो दो प्रकार की क्रियाओं के द्वारा समझी जा सकती है, या मनु की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एपेटाइट और एक होता है एवर्जन। यानी कि यहाँ पे कि एपेटाइट का मतलब किसी चीज़ की ओर बढ़ना, मूविंग टुवर्ड्स समथिंग। जैसे मान के चलो आपको कोई फल अच्छा लग रहा है तो आप उसको खाने की चाह करोगे, फल हो गई, मिठाई हो गई, चीज़ हो गई, वस्तु हो गया, आदमी हो गया, उधर आप जाओगे। और दूसरा एवर्जन क्या होता है, किसी से दूर जाने की इच्छा होती, मतलब आपको जैसे जागना पसंद नहीं तो आप सोना पसंद करोगे, गर्मी नहीं पसंद तो एसी की तरफ गर्मी से भागोगे, ठीक है। आपको रात नहीं पसंद तो उससे दिन की तरफ भागोगे। दिन की तरफ कैसे भागो, लिटरली उजाले में रहोगे। तो बोलते हैं कि मनुष्य की जो चाह है ना, जो सारी क्रियाएं हैं, दो प्रकार से प्रेरित होती हैं। एक तो उसको कुछ चाहिए होता है और कुछ चीज़ दूर भागना होता है। इसी पे सारा जो है सब कुछ चलता है, ठीक है। बोलते हैं मनुष्य में तर्क तो है, मनुष्य अपने कामों को, मतलब मनुष्य के अंदर क्या क्या है क्वालिटी, मनुष्य स्वभाव को समझा रहे हैं। बोलते हैं मनुष्य की कई खासियत है, उसमें से एक तर्क है, लेकिन बोलते हैं पूर्ण नहीं है। ये मतलब एकदम से तर्क पे ही पूरा एकदम सही निर्णय ले लें इतनी क्षमता उसमें नहीं है। बोलते हैं इसीलिए तो समाज में झगड़े होते रहते हैं, उन्हें हल करने के लिए एक न्यायाधीश, शासक की जरूरत पड़ती है ना, आर्बिट्रेटर और जज की जरूरत पड़ती है। तो तर्क पूरा नहीं है, इसीलिए उसको समाज में अपने तर्क को पूरा करने के लिए अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ह्यूमन नेचर को एक चीज़ ध्यान रखना, ह्यूमन नेचर के बारे में हॉब्स बोलते हैं कि देखो मैंने ये हालांकि जो मैंने बताया है मानव स्वभाव,
ये दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर है। ऐसा नहीं कि मनुष्य इतना ही दुष्ट है, लेकिन ये इतनी भी बात नहीं कि ये गलत भी है। तो कई बार सवाल इनसे किया गया कि बताइए कि आपने तो मनुष्य के सकारात्मक पक्ष को देखा ही नहीं, और इतनी बोल दिया कि दुष्ट है, लालची है, दंभी है, कपटी है, क्रोधी है, सब बता दिया ना। तो बोलते हैं देखो आपको क्या लगता है कि मनुष्य ऐसा नहीं है, तो बोलते हैं एग्जाम्पल देते हैं। बोलते हैं अगर आपको यही लगता है कि मनुष्य सच में अच्छे होते हैं तो भैया घर में सोते समय दरवाज़ा मत बंद किया करो, ठीक है। और अपने ही घर में लगे कि मान लो बाहर वाले आ जाएंगे, तो अपने ही घर में जब आप कीमती सामान रखते हो तो उसमें क्यों ताला लगा देते हो, कि सबको चाबी नहीं देते? क्योंकि मनुष्य अच्छे हैं आपको लगता है। बोले जब आप कहीं यात्रा करते हो बाहर में, तो अपने सामान की बड़ी सुरक्षा रात रात उठ करके क्यों देखते रहते हो? मंदिर या चर्च में जाते हो तो जैसे अभी के एग्जाम्पल के इनके हिसाब से कि चप्पल क्यों देखते रहते हो, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति नया चप्पल जूता खरीदता है, मंदिर में जाता है, सोचा दर्शन कर लें, लेकिन उसका मन पीछे लगा रहता है, तो एक बार भगवान को बोल के देख के बोलता है तुम्हें हो माता, पीछे देख के बोलता है अच्छा पिता तुम्हें हो, आगे देख के बोलता है तुम्हें हो बंधु, पीछे देख के बोलता है अच्छा सखा तुम ही हो। तो ये स्थिति आ जाती है मनुष्य के अंदर। बोलते हैं कि इसी प्रकार से जैसे सुंदर स्त्री की तुलना इन्होंने भाग्य से की है, तो बोलते हैं कि जैसे जो व्यक्ति लालची होता है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भागता है, और मनुष्य का स्वभाव अच्छा नहीं है, ठीक है। बोलते हैं रियलिटी में यही है मनुष्य का स्वभाव। बोलते हैं ना एक दिन सब धोखा देंगे, वो हॉब्स ने पहले ही पहचान लिया था, कोई साथ नहीं देगा ना। तो वो हॉब्स बोलता है कि मूल जड़ में हो, दिखाता नहीं है, जब उसका काम रहता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे कि मैकियावेली ने बोला था, ठीक है। तो मनुष्य अब कुल मिला के अगर अच्छा नहीं है तो प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी? प्राकृतिक अवस्था क्या होती है? देखो स्टेट ऑफ नेचर ये बोला गया है। जब प्राकृतिक अवस्था का मतलब नेचुरली मनुष्य जब पैदा हुआ तो संसार में प्रकृति में रहा। देखो राज्य तो कभी ना कभी बाद में बना होगा ना, समाज भी बाद में बना होगा, समाज बना होगा फिर राज्य बना होगा। तो बोलते हैं कि इनकी प्राकृतिक अवस्था में बोलते हैं कि समाज भी नहीं था, राज्य भी नहीं था। लॉग बोलेंगे तो उसमें थोड़ा अंतर रहेगा, लॉग की प्राकृतिक अवस्था में राज्य नहीं रहेगा लेकिन समाज रहेगा। तो बोलते हैं कि इसमें क्या था, ना तो समाज था और ना ही राज्य था। उसके पहले की अवस्था जब राज्य नहीं था तब की अवस्था, अराजकता की अवस्था को बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी? अच्छी होगी, सब प्रेम से रहेंगे? नहीं, जब मनुष्य ही दुष्ट है तो प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी? लूट पाट की, अपराध की, चोरी की, प्राणों की रक्षा। भाई कोई भी सामान आपने लाया, ठीक है, आपके पास बाहुबल है, आपने सुरक्षित किया, उससे भी बड़ा बाहुबली आ गया, आपसे छीन के लेके चला गया। यही क्रम चलता रहता है, कोई किसी को मार देता है, कोई कानून नहीं है, कोई शासन नहीं है। तो प्राकृतिक अवस्था अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने बताया मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। और ये समझाने के लिए उन्होंने बताया, बोलते हैं नहीं कि मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं कि ये सत्य है, ये बस मानसिक स्तर पर चीज़ों को समझाने के लिए कि कुछ ना कुछ तो कारण होगा राज्य के आने का। बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था एक कैसी अराजकता है, एनार्की है, मतलब कोई राज्य नहीं है, कोई नियम कानून नहीं, कोई शासन व्यवस्था नहीं है। और बोलते हैं कि सब अपने अपने बल से चलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि सभी के खिलाफ सभी का युद्ध है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ये याद रखिएगा, मतलब पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि सभी के खिलाफ सबका युद्ध है। भाई जिसके पास जो था उसकी सुरक्षा करता था, छीनता था, जानवरों की तरह जंगल राज था। बोलते हैं और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जीवन की सुरक्षा बड़ी मुश्किल हो गई थी, कोई कभी भी किसी को मार सकता था ना। जीवन की सुरक्षा सबसे बड़ी सवाल थी, और इसके लिए लोग चाहते थे कि कम से कम जीवन हमारा सुरक्षित रहे। मनुष्य का जीवन कैसा हो गया? अकेला हो गया था, निर्धन हो गया था, गंदा रहता था, पशुवत जीवन हो गया था, और अल्पायु तो हो ही गया था, क्योंकि जीता कैसे। और बोलते हैं कि इसी कारण से उसको जीवन की सुरक्षा करने के लिए हमेशा डरा रहता था, और इसीलिए इसको शक्ति की आवश्यकता होती थी, अपने संसाधन, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। और बोलते थे शक्ति की चाह जीवन भर चलती रहती थी, शक्ति की चाह उसको जीवन भर रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि अपनी सुरक्षा कर सके, अपनी व्यवस्था कर सके ना, ये सारी चीज़ें। कहीं दूसरा व्यक्ति उस पर हावी ना हो जाए उसकी चीज़ों को लेने के लिए या उसको सताने के लिए। तो व्यक्ति में शक्ति प्राप्त की इच्छा होती है, और वह अकेला मृत्यु के साथ ही बोलते हैं कि हर समय मृत्यु, ये व्यक्ति के स्वभाव में होता है, उसको शक्ति चाहिए। शक्ति मतलब पैसा आजकल शक्ति है, और ये मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। और इस शक्ति का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या था? आत्म संरक्षण, अपनी सुरक्षा करना, सेल्फ प्रिजर्वेशन ही इसका स्रोत था। तो हमने देखा कि मानव स्वभाव कैसा है, हमने देखा कि प्राकृतिक अवस्था कैसी है, जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था, तो कैसी अवस्था थी, ठीक है। अब बोलते हैं कि भाई ये तो देखो कि प्राकृतिक अवस्था में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों के जीवन की सुरक्षा नहीं थी, ठीक है, यानी किसी को भी कभी भी मारा जा सकता। तो ये लोग अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था और न्याय के लिए, अब इनको लगता है कि थोड़ा सा स्थायी जीवन आए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक शक्तिशाली शासक की बात यहाँ पे अब करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, उसके लिए बोले कि भाई अगर लोगों की प्राणों की रक्षा करनी तो अराजकता खत्म करनी पड़ेगी, एक मजबूत सरकार लानी पड़ेगी। अब मजबूत सरकार इतनी मजबूत हो कि निरंकुश हो, उसको कोई सताने वाला ना हो, उसको कोई दबाने वाला ना हो, एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए।
तभी जो है बोलते हैं व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व आएगा, नहीं तो ये अराजकता वाली स्थिति रुकेगी नहीं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि उसको कंट्रोल नहीं किया सकता। तो बोले कैसे रुकेगी, बोलते हैं फिर तो सब लोग जो उस अवस्था में है भाई, सबके साथ ये दिक्कत है, सबको एक साथ आके ये समझना होगा कि हम ये अवस्था कैसे ख़त्म करेंगे। एक व्यक्ति के हाथों में सारी सुरक्षा प्रस्तुत कर दो, प्राणों की जो भी शक्ति है उसको दे दो कि तुम मारो चाहे हमको पीटो, लेकिन हमारी रक्षा करो, हमारे जीवन में शांति और स्थायित्व लाओ। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो पावर और कॉन्फ्लिक्ट की लड़ाई जो लगातार चल रही थी, हॉब्स ने बोला कि मानव व्यवहार को हम देखेंगे और उसके हिसाब पे इसको जो है गतियों को, मानव गतियों को कंट्रोल करके हम इसके हिसाब से समझौता करेंगे और इसको रोकेंगे, ख़त्म। हम यहाँ पे बात करें तो हॉब्स बात करते हैं किसकी, हॉब्स के हिसाब से जो प्राकृतिक अवस्था है ना, इसके मुख्य जो संघर्ष हो रहे थे इसके अंदर, उसके मुख्य 3 कारण बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला बताते हैं ह्यूमन नेचर में ही है, पहला बताते हैं कंपटीशन। तो जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं तो कंपटीशन होता ही है भाई। अगर आप देखो प्रेजेंट सिनेरियो में देखो, जैसे आज के समय में क्या होता है, ज़मीन का विवाद होता है ना, ज़मीन लिमिटेड है तो आपस में घर घर में झगड़ा हो जाता है। तो कंपटीशन हमेशा से रहा संसाधनों के लिए। और आज तो राज्य है, सरकार है, न्यायालय है ना, आप देखोगे कोर्ट है, तो ये सब है। बट उस समय तो कोर्ट न्यायालय था नहीं, जो पावरफुल था वो कब्जा कर लेता था। तो कंपटीशन बड़ी समस्या थी और आज लोगों के कंट्रोल में है, तब जाके कर रहे हैं। अगर आज भी आप देखिए कुछ लोग जो शक्तिशाली हैं, अगर सरकार ना होती, पुलिस व्यवस्था ना होती, ये सब ना होता, तो फिर वो मनमानी कर रहे होते। संकोच से मतलब नहीं है यहाँ पे, सुरक्षा से मतलब है। तो दूसरा मामला आता है सुरक्षा को लेकर, ठीक है, डिफेंस को लेकर। तो बोलते हैं कि आत्म सुरक्षा की आवश्यकता थी भाई, संसाधनों के साथ साथ खुद की भी सुरक्षा थी। आज के समय में व्यक्ति से अगर व्यवस्था ना रहे, अराजकता रहे, तो और ज़्यादा जो है क्राइम बढ़ जाए। और तीसरा कि आदमी की खुद की पहचान, प्रतिष्ठा और गौरव, जिसको ग्लोरी बोलते हैं, उसकी भी लालसा रहती है। व्यक्ति देखो शुरू में क्या चाहता है, व्यक्ति शुरुआती स्तर पे जिसके पास चीज़ें नहीं रहती तो वो स्वतंत्रता चाहता है। ठीक है, स्वतंत्रता से भी पहले जैसे लॉ पढ़ेंगे तो संपत्ति चाहेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या चाहेगा, प्रॉपर्टी चाहेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि प्रॉपर्टी संपत्ति के बाद योग्यता चाहेगा, योग्यता चाहने के बाद मतलब स्वतंत्रता चाहेगा, चीज़ वस्तु चाहेगा, लेकिन अंतिम में जो उसको लालसा रहती है वो रहती है सम्मान की, उसकी पहचान की। तो बोलते हैं इन सब कारणों से भी आदमी एक दूसरे का ईगो हर्ट करता है। तो ये बोलते हैं 3 प्रमुख कारण ये बताते हैं हॉब्स, जिसके कारण से प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष नितांत बना हुआ था। और बोलते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि जब हम संघर्ष की बात कर, प्रतियोगिता में हमको शक्ति चाहिए, सुरक्षा में शक्ति चाहिए और अपने मान प्रतिष्ठा को बनाने के लिए भी शक्ति चाहिए। और बोलते हैं यही शक्ति की जो लालच होती है ना, ठीक है, ये हमको अनवरत बेचैन किया रहता है इसकी, यानी कि हमको रेस्टलेस डिजायर इसकी रहती है हमेशा पावर की। तो बोलते हैं कि केवल मृत्यु ही इसको टाल पाती है, अन्यथा मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में शक्ति की चाह करता रहता है। अब प्राकृतिक अधिकार और नैतिकता, तो ये तो हमने देखा कि भाई जो प्राकृतिक अधिकार थे, प्रकृति के अधिकार थे, तर्क के अधिकार थे, इसमें नैतिकता नहीं थी। नैतिकता थोड़ी थी, अगर आपकी मृत्यु के लिए कोई मारने आ रहा है आपको, तो अपनी प्राणों की रक्षा करेंगे या तो उसकी मृत्यु कर देंगे, तो इसमें नैतिकता नहीं आती। ये मेन कोर जो होता है प्राकृतिक अधिकार, ये किस पे आधारित होता है, ये आत्मरक्षा या आत्म सुरक्षा से संबंधित होता है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा जिसे उन्होंने व्यक्त की कि शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को सुरक्षित रखने की लिए करता, ताकि स्वतंत्रता को परिभाषित कर सके ना। तो प्राकृतिक अधिकार नैतिकता या सद्गुण पर आधारित नहीं है, बल्कि किस पे आधारित है, आत्मरक्षा पर आधारित है। ठीक है, अपने डिफेंस करना है हमको, प्रिजर्वेशन करना है, उसी आधार पर प्राकृतिक अधिकार है। नैतिकता से इसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखें तो ये प्राकृतिक अवस्था में बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास हर चीज़ का अधिकार होता था। यानी कि भाई देखो प्राकृतिक अधिकार में सब क्या है, जंगल में जो भी हैं जैसे भी रह रहे हैं, तो प्रत्येक जैसे जानवर होता है, जिस भी नदी से चाहे पानी पी ले, जो भी फल मुँह मन खा लें, जिसका भी सामान छीन ले, किसी भी पशु की हत्या करके उसको मार के मतलब पका के भोजन के रूप में जो भी खाना चाहें मतलब कर सकते हैं। तो यही होता है कि हर चीज़ का अधिकार था, इसीलिए अराजकता हो रखी थी। ठीक है, हालांकि तर्क की बुद्धि थी, ऐसा नहीं था, लेकिन बस वही बात है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव अच्छा नहीं था, तो इसलिए प्राकृतिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता था। ठीक है, प्राकृतिक नियम भी थे। तो आलोचनाएं क्या है, तो आलोचनाएं इनकी यही होती है कि भाई मनोवैज्ञानिक स्तर पर इन्होंने स्वार्थवाद की व्याख्या तो की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मनुष्य के स्वभाव में क्या सिर्फ ऐसा ही है कि ये जो इन्होंने स्वार्थी, अकेलापन, लालची जो गुण बताए, क्या यही होता है। जॉन पालम आप देखोगे यहाँ पे प्लामेज इसकी बात करते हैं कि बोलते हैं कि देखो सहानुभूति, दयालुता, काइंडनेस ना, ये सारी चीज़ें भी होती है मनुष्य के गुण में, परोपकारिता। बोलते हैं इस चीज़ को तो भाई इन्होंने इग्नोर ही कर दिया, इनकी तो बात ही नहीं की जब मानव स्वभाव की व्याख्या कर रहे थे।
उसके साथ आप देखोगे बर्नार्ड गेट क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि देखो स्वार्थ जो होता है ना, बोलते हैं इसी पे जोर देते हैं ना, और ये दिखाता है कि मनुष्य जो है उद्देश्य से स्वार्थी है, तो स्वार्थ वाले पक्ष को ज़्यादा ये दिखाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि बात क्या है कि स्वार्थ के साथ अन्य गुण भी होते हैं ना। हॉब्स ने अधिकार और शक्ति में स्पष्ट अंतर किया है। ठीक है, अधिकार जो है एक प्रकार से बिना शक्ति के मिल नहीं सकता, शक्ति आवश्यक होती है ना, और हालांकि पूरी तरह से नैतिक नहीं। क्यों? क्योंकि शक्ति और ये जैसे प्राकृतिक अधिकार हैं तो वो नैतिकता से नहीं, किससे? सुरक्षा से प्रेरित है। ठीक है, तो शक्ति चाहिए उसको अधिकारों की रक्षा के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्राकृतिक अधिकार के बारे में। तो प्राकृतिक अधिकार के बारे में बोलते हैं कि कानूनी अवधारणा है, ये नैतिक नहीं। हमने अभी देखा नैतिक क्यों नहीं, क्योंकि जो ज़रूरत आन पड़ती है, जैसे प्यास लगी किसी को, तो पानी पीने में नैतिक अनैतिकता जैसा कोई काम ही नहीं है, वो ज़रूरत है। ठीक है, मतलब धूप में जैसे क्या है कि आग में हाथ डालोगे तो जल जाएगा, तो प्राकृतिक है तो हाथ निकालोगे, तो इसमें नैतिकता कहाँ से आ जाती है ना? ये सुरक्षा से संबंधित है, अपने जीवन की सुरक्षा से संबंधित है। उन्होंने बोला कि वैसे ये तो प्राकृतिक अधिकार जो है ना, ये ठीक है, कभी कभी शक्ति के रूप में देखें, कभी स्वतंत्रता के रूप में, कभी दायित्व के रूप में। बोलते हैं कि लेकिन कुल मिला के ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं स्वविवेक के अधिकार हैं, यानी तर्क के आधार पर स्वविवेक से चलते हैं ये। अब प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक विधियों के बीच में संबंध देखते हैं। देखो, प्राकृतिक अवस्था में इन्होंने बोला कि कुछ प्राकृतिक अधिकार थे, वही जो बुद्धि के तर्क के द्वारा, उन्हीं अधिकारों के आधार पर कुछ प्राकृतिक विधियाँ भी फॉलो की जाती थी। विधियाँ यही थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि प्राकृतिक विधियाँ थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राणों की, सामान की, संसाधनों की सुरक्षा करना चाहता है, यानी कि वो स्थायित्व तो शांति चाहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पे अगर विधि यह है कि कोई प्राणों पे, अपने संसाधनों पे अगर आक्रमण कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसकी सुरक्षा करोगे। ठीक है, उनका फॉलो प्राकृतिक विधियाँ कुछ उसी प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर बना रखी थी, उसका फॉलो कुछ लोग करते थे, हालांकि बहुत नहीं हो पाता था। अब यहाँ पे बोलो कि इनकी जो प्रमुख कृति है लेवियाथन, जिसकी हमने चर्चा यहाँ पे पहले किया, ये नेचुरल लॉ के, लॉ ऑफ नेचर के बारे में विस्तार से व्याख्या करता है और बोलता है कि मनुष्यों को राज्य की अराजक अवस्था से बाहर निकालने के लिए ये व्यवस्थाएं यहाँ पे प्राकृतिक अवस्था से प्राकृतिक विधियों की तरफ मोड़ा जाएगा और प्राकृतिक विधियों का भी त्याग किया जाएगा। अब इसको भी आगे समझेंगे। अराजकता मतलब देखो क्या था, राज्य था नहीं, प्राकृतिक अधिकार थे। प्राकृतिक अधिकारों में क्या था, अपने जीवन की सुरक्षा करना था, जिस कारण से और भी ज़्यादा अशांति और अस्थिरता बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो बोल रहे थे कि प्राकृतिक अधिकार से निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अराजकता के कारण संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया था। मनुष्य का जीवन एकाकी, दरिद्र, घृणित, संक्षिप्त यानी छोटा हो गया था, और ऐसी अवस्था हो गई थी प्राकृतिक अधिकारों के समय, प्राकृतिक अवस्था में, कि प्रत्येक व्यक्ति हर व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, करेगा ही करेगा। सबको सुरक्षा की दिक्कत थी, सबको जीवन सुरक्षित चाहिए था, सबको अपने संसाधन चाहिए थे। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास बल होता था वही विजयी होता था, और कहीं ना कहीं ये युद्ध लगातार चलता रहता था। सबका सबके विरुद्ध युद्ध था, राज्य वगैरह तो था नहीं, लालची था, कपटी था। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये थी कि लोग अपने जीवन की और सामान आदि की सुरक्षा करना चाहते थे। इस कारण से उनके जीवन में बोलते थे कि एकमात्र उपाय ढूंढा जाए, सरकार की स्थापना की जाए, या फिर उस तरफ कदम बढ़ाने की बात करते हैं। तो अब ये कैसे होगा कि प्राकृतिक अवस्था में जो अशांति फैली उसको दूर करने के लिए जो है क्या करेंगे ये लोग, सरकार आदि की या फिर राज्य की बात करेंगे, अराजकता को ख़त्म करने की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे प्राकृतिक विधियों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, परिभाषा क्या है। हॉब्स ने प्राकृतिक विधियों को क्या बोला है? प्राकृतिक विधियाँ औपचारिक सत्ता के बिना भी अस्तित्व में होती हैं, क्योंकि वे तर्क द्वारा खोजी गई। हमने बताया ना, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक विधियाँ तर्क द्वारा बनाएंगे, बुद्धि के द्वारा। जैसे पानी पीना है, प्यास लगी तो पानी पियोगे ना। कोई जानवर या कुछ भी खतरे में आपको महसूस होगा तो आप अपनी सुरक्षा करोगे। जानवर भी देखिए सुरक्षा करते हैं अपनी ना, आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि प्राकृतिक कुछ विधियाँ बनी थी। अब यहाँ पे विधियों को जानने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य तौर पे जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा कंपटीशन की, ये जो आप रिसर्च वगैरह करोगे वहाँ पे मिलेगा ये, या फिर किसी जो है एमए की पुस्तकों में किसी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में दिया है। यहाँ पे देखिएगा, अब वही बोलते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर प्राकृतिक विधियाँ भी थी कुछ प्राकृतिक अवस्था में, लेकिन कई बार व्यक्ति डर से, लालच से, अविश्वास आदि के प्रभाव में आकर इन विधियों की अवहेलना कर देता था। तो ये भी प्रॉब्लम थी कि प्राकृतिक विधियाँ भी ठीक से फॉलो नहीं हो पाती थी। अब हॉब्स जो है ये बोलता है कि जो प्राकृतिक विधि थी ना, इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि तर्कसंगत नियम जरूर थे ना, और आत्म सुरक्षा और शांति को प्रेरित करते थे, लेकिन ये आत्म सुरक्षा और शांति मिल नहीं पा रही थी। तो यानी कि व्यक्ति के पास इतनी बुद्धि थी कि उसको शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अब इसी मनुष्य की शांति और सुरक्षा के लिए क्या बढ़ेंगे,
इसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। तो बोलते हैं कि देखो इसको बाहर निकलने के लिए 3 महत्वपूर्ण विधियाँ इन्होंने बताई, प्राकृतिक विधियाँ, इस पर विशेष ध्यान दिया। पहला, वैसे तो इन्होंने प्राकृतिक विधियों की चर्चा कहाँ पे की है, लेविएथन ने की है, और उसमें 19 प्रकार की प्राकृतिक विधियों की बात की है। लेकिन बोलते हैं इसमें जो 3 है ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, बोलते हैं कि प्राकृतिक विधि शांति की खोज करती है। शांति मतलब जीवन की सुरक्षा के लिए भाई ना, संपत्ति की सुरक्षा के लिए, है कि नहीं, संसाधन की सुरक्षा के लिए। तो हर व्यक्ति को शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और जब शांति प्राप्त ना हो सके तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए सभी संभव साधनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप देखोगे यहाँ पे जब शांति की अगर हम बात करेंगे ये वाली, तो पहला भाग बोलते हैं कि शांति प्राथमिकता को दर्शाता है, यानी कि आपके जीवन में शांति है और उसी शांति से ही आपका जीवन आत्मसुरक्षा के अधिकार को भी मान्यता देता है। ठीक है, आत्मसुरक्षा जब सुरक्षित महसूस करोगे, शांत रहोगे, तभी आत्मसुरक्षा भी आपको रियलाइज होगी। दूसरी विधि बोलते हैं अधिकारों का त्याग। अब अधिकारों का त्याग क्या है, देखो जब ये आपके पास प्राकृतिक अधिकार है कि अगर आपको प्राणों का खतरा महसूस होता है तो आप क्या करोगे, तर्क के द्वारा दूसरों को मार डालोगे। आपको प्यास लगी है, मन है, देखो मन ही है, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, किसी ने खरीद के रखी है, आप जाके छीन के पी लोगे, क्योंकि बल वाली बात है, राज्योजित तो है नहीं। तो इससे क्या होगा कि प्राकृतिक अधिकार जो है ये त्यागने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे तो फिर मनमानी आचरण हो जाएगा ना, राज्य से बंधोगे कैसे? प्राकृतिक अधिकार क्या है, स्वतंत्र विधियाँ हैं। तो इधर अब देखो व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है उनको छोड़ना पड़ेगा ताकि परस्पर शांति की स्थापित कर सकें। भाई जैसे कि ये हुआ कि कोई भी किसी को, जिसका मन है, बल है, वो किसी को भी मार सकता है, बोले नहीं ये रोकना पड़ेगा। कोई किसी को हाथ नहीं उठा सकता कोई ऊपर, जो हाथ उठाने का काम है वो राज्य देखेगी। तो यानी कि हाथ उठाने के अधिकार को, बोलने के अधिकार को त्यागना पड़ेगा, और तभी शांति स्थापित होगी, तभी, नहीं तो कोई भी किसी का मर्डर आराम से कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति इतनी ही स्वतंत्रता का दावा कर सकता है जितनी वह दूसरों को देने के लिए तैयार है। ठीक है, हॉब्स बोलते हैं कि इससे ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, इसीलिए लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग कर देंगे। बाइबल के गोल्डन रूल के अनुरूप है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी करो, ऐसा इनका ये जो सिद्धांत है। ठीक है। तीसरा नियम है कि भाई अनुबंधन का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें एक सोचने वाली बात है, जैसे ये लोग क्या करेंगे भाई, राज्य के हिसाब से आपस में कुछ लोग मिलकर एक समझौता करके राज्य का गठन कर लेंगे। तो इस पर सवाल उठता है कि इन लोग के पास इतनी अकल ही कहाँ थी जब इतने लालची स्वार्थी लोग थे, तो अनुबंधन को कैसे मान लेंगे? तो बोलते थे उसमें प्राकृतिक विधियाँ थी, 19 विधियाँ थी, 19 में से 3 प्रमुख थी, जिसमें से तीसरी विधि ये बोलती थी, पहली शांति की बात करती थी, सुरक्षा आदि की बात करती थी, और तीसरी यही बोलती थी कि हमें अनुबंधन का पालन करना चाहिए। अब इसी अनुबंधन के पालन के आधार, मतलब लोगों को ये पता था कि अनुबंधन यानी किसी से समझौता की हो तो उसको पालन करोगे, इसी के आधार पर ही समझौते का नियम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण विधियाँ भी थी, जैसे हमने बताया ना 19 थी, तो यहाँ पे बस चर्चा के लिए बता दिया गया है, बहुत ज़रूरी नहीं। जैसे न्याय से, समानता से, नम्रता से, इस तरह से कुछ प्राकृतिक विधियाँ इन्होंने बना रखी थी, लेकिन फॉलो नहीं होती थी। ठीक, अब देखो आलोचना तो होगी। जैसे इन्होंने बोला, हॉब्स ने बोला था कि प्राकृतिक अवस्था में क्या है, तर्क संगत विधियाँ होंगी, लेकिन बोलते हैं कि जब लोग इतने कमज़ोर, स्वार्थी, लालची थे तो फिर ये इसका कोई प्रभाव ही नहीं होगा। क्या होंगी? प्रभावहीन होंगी, क्योंकि नियमों को मानते कौन है? सभ्य लोग मानते हैं। सभ्य लोग थोड़े नियम कानून के तहत मानते हैं ना। प्रिजनर्स डायलेमा के उदाहरण से हॉब्स दिखाते हैं कि तर्कसंगत व्यक्ति भी एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, भले ही सहयोग के लिए उनके पास अधिकतर लाभ हो। देखिए बेसिकली जो गेम थियरी है, गेम थियरी में एक सिद्धांत है प्रिजनर डायलेमा, इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाया जाता है। इसमें एक सिचुएशन देते हैं, जैसे मान के चलो, आपको मैं समझाता हूँ इसको, कि जैसे मान के चलो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, पेन लेते हैं, ए और बी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ये लोग बैंक लूटते हैं। क्या लूटते हैं? बैंक, मनी हेस्ट, बैंक लूटते हैं। पुलिस को पता लग जाता है कि इन दोनों का हाथ है, लेकिन ना तो स्पष्ट सबूत नहीं होते, तो बोलते थे इन दोनों को गवाही की पुलिस पकड़ती है और अलग अलग रूप में ले जाके इंटेरोगेशन करती है, और दोनों से सेम सवाल पूछती है। ए से बोलती है कि देखो तुम्हारे पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि भाई तुम गवाही दे दो बी के खिलाफ। ठीक है, बी के खिलाफ तुम गवाही दे दो तो तुमको सज़ा 0 साल की होगी, बी को 10 साल की सज़ा होगी। ठीक है, मतलब ये बोलते हैं कि पहली सिचुएशन में जो सज़ा होगी, जो गवाही देगा उसको सज़ा बिल्कुल नहीं होगी, दूसरे को सज़ा क्या होगी? 10 साल की हो जाएगी। दूसरा बोलते हैं कि भाई या तो तुम भी कुछ मत बोलो,
ठीक है, या तो तुम भी चुप रहो और ये चुप रहे, तो दोनों को ऐसी स्थिति में क्या है, 1-1 साल की सज़ा होगी, 1-1 साल की सज़ा होगी। या तो बोलते हैं कि तुम भी गवाही दे दो और वो भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, 5-5 साल की सज़ा होगी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो अगर ये सिचुएशन इनको बताते हैं कि इनके पास भी यही ऑप्शन है, दोनों को पता है, अलग अलग पूछा जा रहा है। तो अगर ये सोचें कि चलो ठीक है मैं गवाही दे देता हूँ इसके खिलाफ, तो मैं तो बच जाऊँगा, और ये क्या करेगा, ये फंस जाएगा, तो पूरी तरह से मैं बच जाऊँगा। और बोलते हैं कि ये ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि लेकिन सबसे बेस्ट विकल्प क्या है इसमें, ए है, दोनों अगर चुप रहें तो 1-1 साल में छूट जाएंगे। लेकिन उनको ये डर लगता है कि मान लो हम चुप रहे और इसने बोल दिया तो वो छूट जाएगा, हम 10 साल के लिए चले जाएंगे, हम 1 साल, ऐसे में तो हम 1 साल जा रहे हैं, हम तो 10 साल फंस जाएंगे। और दूसरा है कि दोनों अगर बोल दें तो 5-5 साल के लिए चले जाएंगे। तो उनको लगता है कि कम से कम फ़ायदा मतलब बोलने में ही है, अगर उसने बोल दिया और हमने ना बोला हम तो 10 साल के लिए चले जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखो कि जो बेस्ट विकल्प होता है वो ये होता है कि दोनों ना बोले, लेकिन दोनों गड़बड़ी कर देते हैं। दोनों को डर लगता है कि हाँ अगर हम चुप रहे हो सकता है वो बोल दे, क्योंकि ये वाला विकल्प दिया ही इसलिए गया, इसलिए दोनों बोल देते हैं। तो दोनों में अविश्वास आता है, जो 1-1 साल तक जा सकते थे अविश्वास कारण अब दोनों 5-5 साल तक जेल जाते हैं, सज़ा होती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होता है, सामान्य तौर पर अविश्वास होता है। तो प्रिजनर्स डायलेमा के माध्यम से दिखाते हैं हॉब्स की, देखो ना क्या है कि के माध्यम से हॉब्स दिखाते हैं कि भाई देखो ऐसा है ना कि ये व्यक्ति के अंदर अविश्वास होता ही है, डर होता ही है, ठीक है। तो ये समझ में आया प्रिजनर्स डायलेमा क्या है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि सबसे बड़ी बात आती है कि जो व्यक्ति है वो कैसा होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है। तो ऐसे लालच और स्वार्थ में पड़ के वो इस तरह के निर्णय लेता है। हॉब्स के विचारों की आलोचना देखते हैं, ठीक है, इस संबंध में। तो पहले ही जो आलोचना है उनकी वो ऐसी है कि कलरंडन है, कलरंडन का नाम हम पढ़ेंगे, जैसे लेवियाथन इन्होंने लिखा था। तो लेवियाथन में क्या था कि बहुत ज़्यादा धर्म की आलोचना थी, राज्य की निरंकुशता थी, चर्च को राज्य के तहत दिखाया गया था। इस कारण से कलरंडन ने जब इस किताब को पढ़ा और बोला कि बाप रे बाप, इतनी अधार्मिक किताब, क्योंकि धर्म के खिलाफ उसमें बोल नहीं सकते थे, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, बोले इतनी अधार्मिकता और इतना राजद्रोह मैंने किसी पुस्तक में देखा ही नहीं। उस पुस्तक को कलरंडन ने जला दिया और बोला कि भाई ये जो इन्होंने लिखा है इस व्यक्ति को पैदा होते ही मर जाना चाहिए था, ठीक है। इस तरह के शब्द कलरंडन ने यूज किए। और भी हर स्तर पर इन्होंने आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्राकृतिक अवस्था अराजकता थी तो हॉब्स इसे शाश्वत और परिवर्तनीय प्राकृतिक विधियों से कैसे नियंत्रित, मतलब बोलते हैं कि जब अराजकता ही थी तो प्राकृतिक विधि को लोग मानते क्यों थे, या उससे वो कैसे नियंत्रित हो सकती है, अनुबंधन उनको कैसे ज्ञान हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, और असभ्य लोग कैसे अनुबंधन में आ जाते हैं। एडम स्मिथ बोलते हैं कि देखो उन्होंने तर्क दिया कि न्याय और नैतिकता केवल नागरिक सत्ता के निर्माण के बाद अस्तित्व में आती है, ठीक है। और बोलते हैं कि ये जो प्राकृतिक विधियाँ थी यहाँ पे नागरिक सत्ता और ये न्याय आदि की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, तो बोलते हैं ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगता। दूसरा अगर यहाँ पे देखो कि A.E. टेलर का मानना है कि भाई जो हॉब्स बोल रहे हैं, इन्होंने बोला था कि प्राकृतिक विधियां तर्क और प्रकृति के द्वारा बनी, यानी ईश्वर के आदेश के समान है। इस तरह के सवाल कई बार आए, किसने ईश्वर का आदेश बोल दिया प्राकृतिक विधियों को। तो हॉब्स की प्राकृतिक विधियां जो है ईश्वर के आदेश के समान है, यानी कि प्राकृतिक है ना, जैसे पानी पीना, सबको पानी पीना है, प्यास लगी, तो इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला, प्राकृतिक विधियां ईश्वर के आदेश के समान माना। डेविड गॉथियर की अगर हम बात करें तो उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण को खारिज किया और कहा कि हॉब्स की प्राकृतिक विधियां केवल तर्कसंगत आत्म संरक्षण के लिए ही हैं, जो कि हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसका कोई धार्मिक दृष्टिकोण हो नहीं सकता, है भी नहीं। हॉब्स का सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हॉब्स के सामाजिक अनुबंधन की बात करें, सामाजिक समझौता, तो इसके लिए पहले आप देखोगे कि जो प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अनुबंधन के बीच में क्या था। अब हमको ये पता लग गया कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें अराजकता थी, एनार्की थी। अब व्यक्ति किसी सत्ता के तहत बंधा ही नहीं था, तो न तो जीवन की सुरक्षा थी, न संसाधनों की सुरक्षा थी। तो उसने बोला कि भाई अब ये जीवन जो है मनुष्य का क्रूर, कठोर और अल्पकालिक या अल्पज्ञ है। बोले इसको स्थायी करना है, हमको जीवन लंबा जीना है, सुरक्षित जीवन जीना है। तो बोलते हैं इस अवस्था में कोई संगठित सरकार थी नहीं और लोग लगातार भय और संघर्ष से जी रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बोला कि हम लोग सब मिलकर, क्योंकि अनुबंधन का नियम था, बोल के एक सामाजिक समझौता कर लेते हैं, जिसमें बोलते हैं अभी सभी स्वतंत्रताएं एक शक्तिशाली को समर्पित कर देंगे, मतलब प्राकृतिक अधिकारों को, कि भाई हम मनमाना आचरण नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी को पीटेंगे नहीं, राज्य जो नियम कानून बना देगा वो करेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा करो,
ठीक है। तो उन्होंने सब करके बोला कि हम प्राकृतिक जो भी अधिकार हैं, स्वतंत्रता है, सब उठा के संप्रभु को दे देंगे, यानी कि राजा को दे देंगे। ठीक है। और राजा क्या है, संप्रभु जो होगी उसके पास सत्ता होगी। और बोलते हैं कि संप्रभु जो होगा यानी जो राजा होगा वो इस पक्ष में, इस समझौते में शामिल ही नहीं होगा। मतलब सोचिए कितनी सत्ता दे रहा है। समझौते में शामिल कब कौन होगा, तब बोलते हैं कि ऐसे 10-20 लोग शामिल होंगे और ये सब मिलके सत्ता दे देंगे एक को, जिसको उन्होंने लेवियाथन बोला। तो इसका मतलब क्या है कि ये सत्ता में शामिल नहीं, मतलब इसका और इनका, ये इनकी बात, जनता इनकी बात मानने के लिए बाध्य है, लेकिन ये इनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं। सोचिए कितना निरंकुश इस शासक को बना रहा है। ठीक है। तो नागरिक का संप्रभु के प्रति असीमित राजनीतिक दायित्व था ना, राजनीतिक नागरिकों का था, संप्रभु का नहीं था, क्योंकि नागरिकों ने अनुबंधन करके सारी शक्तियां दे दी थी। संप्रभु के पास पूर्ण सत्ता थी और कोई भी उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता था, वो किसी के नीचे नहीं था, सारी शक्ति उसी से थी। यहाँ पर देखिए राज्य का कृत्रिम स्वरूप यहाँ पे बताया। कृत्रिम का मतलब क्या है, जैसे बोले कि सब लोग ने समझौता किया, सारी शक्ति हम किसको देते हैं, राज्य को देते हैं, अब राज्य हमारी रक्षा करेगा। ठीक है। तो बोलते हैं कि ये जो राज्य निर्मित हुआ किसने बनाया, मनुष्यों ने बनाया। देखो इसमें एक लॉजिक और भी है, जब लोग समझौता करके राज्य बना रहे हैं तो बनाने वाला बड़ा कि बनने वाला, बनाने वाला बड़ा। दूसरी बात ये भी थी कि बनाया जो भी चीज़ हमने आज तक बनाई इस धरती पे, वो हमने अपने लिए उपयोगी बनाई, हमारे काम की है ना। ठीक है। तो काम के हिसाब से जब बनाया तो बनाने जो है राज्य जो है, बनाने वाला राज्य उसके लिए काम करेगा जिसने बनाया है। तो लोगों ने बनाया तो लोगों के लिए राज्य काम करेगा, तो निरंकुश हो ही नहीं सकता, राज्य सत्ता का खंडन हो जाएगा। यानी कि जैसे कुछ विचारक हैं जो बोलते हैं कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन बोलते हैं नहीं, व्यक्ति सब कुछ है, व्यक्ति ने बनाया। तो यहाँ पे अरस्तु जैसे बोलते थे ना, अरस्तु ने राज्य प्राकृतिक संस्था के तौर पे बोला। तो ये बोलते हैं, देखो अरस्तु ने इसका बोला कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, इसलिए स्वतः ही ये नेचुरली डेवलप होगी। बोलते नेचुरली नहीं है, इसको लोगों ने बनाया है ना। उनका मानना था कि राज्य कृत्रिम तंत्र है और जिससे सामाजिक अनुबंधन के माध्यम से लोगों ने मिलकर सारी शक्तियाँ सौंप दी और फिर उसको बोला कि तुम शासन करो हमारे पर। ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे कि ये बोलते हैं कि भाई राज्य जो है वो अनुबंधन यानी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है। और इसी में आगे अगर हम देखें, इसी में देखें अगर, तो अगला है विद्रोह का। जब लोगों ने सारी शक्तियाँ राजा को दे दी तो बोलते हैं कि फिर लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है, कि खासकर राजा के खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब शक्ति ही नहीं। और संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार बोलते हैं शक्ति से नकारा है, कि वो राजा का विरोध तो आप कर ही नहीं सकते, किसी भी हाल नहीं कर सकते। ठीक है। अगर लोग हटाने की भी कोशिश करें उसको, सत्ता को, तो समाज फिर से प्राकृतिक अवस्था की अराजकता में चला जाएगा। तो यानी राजा या सत्ता कोई रहनी जरूरी नहीं, तो फिर से जहाँ से आए थे उसी जंगल में चल जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि जो बात होती है अब सत्ता की बात हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अनुबंधन और वचनबद्धता का अंतर दिखाया गया। देखो वचनबद्धता क्या होती है, अनुबंधन मतलब दो पार्टी के बीच में आपसी समझौते की अदला बदली होती है, और वचनबद्धता में एक को भरोसा करना होता है जबकि दूसरा जो है कई बार जिम्मेदारी निभाना होता है। वचनबद्धता बोलते नहीं वचन दो ना, तो अनुबंधन तोड़ने की बात नहीं होती, एक वचन देता है तो उसमें निभाता है। तो ये क्या था, अनुबंधन था, वचन नहीं था, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लोगों ने वचन दिया तो ये नहीं था। हॉब्स का मानना था कि नागरिकों को संप्रभु पर भरोसा करना चाहिए कि वह व्यवस्था बनाए रखेगा। ठीक है। सत्ता का आधार इन्होंने क्या बताया, भय था, कि लोगों को जीवन का डर था, संपत्ति का डर था, इसलिए लोग इकट्ठा हुए एक जगह और उन्होंने क्या किया कि शक्ति के आधार पर एक कानून व्यवस्था निर्मित की ना। हॉब्स ने कहा कि शक्ति के बिना कानून अर्थहीन हो जाएगा, यानी कि कानून राज्य काम कर ही नहीं पाएगा, उसके पास शक्ति होना जरूरी है। उन्होंने सीधा सा लिखा था शक्ति के संदर्भ में, वैसे कि तलवार के बिना जो अनुबंधन होते हैं, यानी कि वो बोलते हैं मात्र क्या है, वो बोलते हैं कि सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है ना। बोलते हैं कि तलवार के बिना यानी शक्ति के बिना जो भी आप समझौता वगैरह करते हो वो कोई मतलब उसका नहीं है, क्योंकि वो सुरक्षा करने में समर्थ नहीं होगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड का भी इन्होंने बोला कि दंड का प्रावधान होना चाहिए जो भय के माध्यम से लोगों को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे देखिएगा विजय द्वारा संप्रभुता, विजय क्या है, संप्रभुता के सिद्धांत की बात है। यहाँ पे विजय से तात्पर्य एक राज्य को दूसरे राज्य के द्वारा जीतना, तो संप्रभुता कैसे वैध होती है इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। हॉब्स ने बताया कि संप्रभुता या तो अनुबंधन द्वारा या बलपूर्वक द्वारा लाई जा सकती है, यानी कि लोग आपस में मिलके संप्रभुता एक राज्य को सारी शक्ति दे दें या बलपूर्वक कोई स्थापित कर ले। तो बोलते हैं कि जब कोई बलपूर्वक या जीत कर किसी राज्य में संप्रभुता स्थापित करता है तो लोगों के भय के कारण विजेता शासकों को स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेन बात है भय के महत्व को विशेष रूप से दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि भय उतना ही वैध आधार है जितना कि स्वेच्छा से दी गई सहमति।
बोलते हैं कि भय से भी कोई किसी को अपने मन से काम करा ले रहा है तो गलत नहीं है, ठीक है, उतना ही वैध है। अब यहाँ पे इनके जो प्राकृतिक अवस्था और समझाते सामाजिक समझौते का सिद्धांत उसकी आलोचना की गई है। यहाँ पे आप देखोगे कि डेविड गॉथियर ने तर्क दिया कि हॉब्स का सिद्धांत अनुबंधन से अधिक अधिकार प्रदान करने पर केंद्रित है। बोलते हैं कि भाई देखो, अनुबंधन से ज़्यादा तो अधिकार जो है सारे उठा के राज्य को देना है, इसी पे फोकस है और कुछ नहीं। जीन हैम्पटन ने बोला कि इस विचार की आलोचना में सबसे बड़ी बात यह आती है कि व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय पूर्ण सत्ता केंद्रित है। कुल मिला के कि व्यक्ति को अधिकार कितना मिलेगा इससे कोई मतलब नहीं, सत्ता स्थापित कैसे करनी इसी के ऊपर पूरा फोकस हॉब्स ने किया है। तो यहाँ पे अब देखो अन्य विचारकों के थोड़े थोड़े सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं क्या मानते हैं। यहाँ पे देखोगे जैसे हॉब्स है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात करते हैं, तो जैसे ये शब्द है आप इसको पकड़ोगे ना तो अपने आप पकड़ ले जाओगे, जहाँ भी सेंटेंस आएगा निरंकुश संप्रभुता का तो वहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हैं। लॉक किसकी बात करते हैं, सीमित सरकार की बात करते हैं। रूसो सामूहिक इच्छा की बात करते हैं। एकदम सरल है, आप अभी हम लोग लॉक को पढ़ेंगे, रूसो को पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ जाओगे इसको बहुत आराम से। हम देख लेते हैं थॉमस हॉब्स के अनुसार उनके अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं, यानी कि किस प्रकार के अधिकारों और कर्तव्यों की बात करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो हॉब्स का दृष्टिकोण खासकर स्वतंत्रता और अधिकार पर हम इस प्रकार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि भाई किस तरह की बातें ये करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना तो हॉब्स मूल रूप से लिबर्टी की अगर हम बात करें स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हॉब्स का सीधा मानना है, जैसे आज के समय में भी ये लागू होता है। अगर ये बोलते हैं कि जहाँ पे लॉज नहीं है, यानी कि किसी काम को लेकर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है या कानून मना नहीं करता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हो, तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं जहाँ पे कानून की उपस्थिति है, माफ कीजिए, जहाँ पे कानून की अनुपस्थिति है, यानी कि जहाँ पे लॉ नहीं है किसी मामले में, वहाँ पे बोलते हैं कि लिबर्टी इज व्हाट द लॉ परमिट्स एंड रिमेन साइलेंस, यानी कि कानून जिसकी अनुमति दे या फिर वहाँ पे वो शांत रहे, यानी उसके विषय में मौन है कि कुछ बोलता नहीं, वहाँ पे स्वतंत्रता है, वही सुंदर है। आप देखो यहाँ पे जैसे हॉब्स को तो आप याद रखोगे ही, लेकिन ये दिक्कत आपको आती है बाद में जब आप थियरी पढ़ते हो, और थियरी में हम लिबर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिबर्टी में जब आप पढ़ोगे तो उसमें सीधा सा हॉब्स के अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है, या ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं कि बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों को स्वतंत्रता और संपत्ति से जोड़ा है ना, यही है, कानून द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया, उसी स्थिति को बोलते हैं कि स्वतंत्रता है। और वही स्वतंत्रता के साथ साथ ही हमने देखा कि अधिकारों की बात करें तो ये जो नेचुरल राइट्स हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, उनकी बात करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संप्रभुता की भूमिका, संप्रभुता क्या है, यानी राजा या राज्य की क्या भूमिका है। तो इन्होंने कुछ अधिकार बताए जो व्यक्तियों के पास होने चाहिए, जैसे संपत्ति और व्यापार के अधिकार, खान पान, भाई जिसका जो मन है वो खान पान कर सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है, व्यक्तिगत आस्था और अंतर आत्मा के हिसाब से अपने आचरण को ढाल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये बोला है कि सारे अधिकार हों लेकिन संप्रभुता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, यानी संप्रभुता राजा या राज्य के खिलाफ नहीं होगी, यानी कि संप्रभुता की सत्ता कैसी होगी, एब्सोल्यूट होगी, निरपेक्ष होगी, और ये एक महत्वपूर्ण सीमा है जो जिसके तहत काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अंतिम में ये सब बोलते हैं कि इन्होंने देखो समझौता क्यों, एक चीज समझिएगा, समझौते के माध्यम से सारी शक्तियां किसको दे दी, राजा को दे दी ना, यही है, लेवियाथन को दे दी। और ऐसा किया क्यों, क्योंकि निजी आप देखोगे जो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किया, और हॉब्स के लाइफ में सेल्फ प्रोटेक्शन मतलब यहाँ पे डर के माध्यम से, क्योंकि जीवन की सुरक्षा नहीं थी, डर था, और डर के ही माध्यम से हॉब्स की पूरी फिलॉसफी चलती है ना। इन्होंने बोला है कि डर मेरा जुड़वा भाई है, तो ये दिखाता है कि आत्म संरक्षण ही महत्वपूर्ण है, और हमारे अधिकार और स्वतंत्रता तभी तक रह पाएंगे, ये जीवन हमारा तभी तक रह पाएगा जब तक हम क्या करेंगे, हम राजा या संप्रभुता की सत्ता के अधीन रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि स्वतंत्रता भी है, समानता भी, अधिकार जो भी है, यानी कि स्वतंत्रता और अधिकार है, ये तभी तक है जब तक हम किसी सत्ता के तहत है, अन्यथा क्या हो जाएगा, फिर से हमारे अधिकार ये अनिश्चित हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो कुछ भी स्वीकार करते हैं संप्रभुता के तहत, और उसका रीजन क्या है, फियर, ठीक है। तो ये स्वीकार करते हैं क्योंकि लोग मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा के लिए संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। तो रीजन को ध्यान दीजिएगा, इसकी फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो अपने आप इसमें प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। संप्रभुता की ये बात करें तो संप्रभुता है कैसा, मतलब कुछ इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, यानी कि कुछ विशेषताएं बताई संप्रभुता की। तो सोवरेनिटी को हम लोग देखते हैं। पहले इनकी सोवरेनिटी के हिसाब से जो राजा को उन्होंने सत्ता सौंपी है, सौंपी क्या मतलब, समझौते के माध्यम से जो सत्ता राजा को प्राप्त हुई है वो पहले निरपेक्ष। देखिए दो चीजें होती हैं दुनिया में, मतलब अगर आप देखोगे,
एक होती है सापेक्ष, इस शब्द को समझिएगा, ठीक है, और एक होता है निरपेक्ष। जैसे आप पढ़ते हो यहाँ पे देखिएगा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे इस दुनिया में जो कुछ भी है सिवाय ईश्वर के, वो कैसी है, वो सब सापेक्ष है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ दिन, तो उससे रात का अपने आप बोध हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ धूप, तो उससे छांव का अपने आप बोध हो जाएगा ना। अगर मैं कहूँ हेड, तो टेल का अपने आप बोध हो जाएगा ना। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू होगा ही होगा। अगर आपसे बोलूं गर्मी, तो ठंडक है तभी तो गर्मी है। अगर बोले कोई लंबा है, तो लंबा तभी है जब उससे कोई छोटा है। समझ रहे हैं? तो बोलते हैं कि सापेक्षता चलती है, और ये आप देखोगे जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो भी इसी आधार पे चलती है, ठीक है। ये बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। पूरी इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी इसी पे चलती है। तो निरपेक्ष है कौन? जिसके जैसा कोई और नहीं ना, कोई और नहीं उसके जैसा, और कोई उतना शक्तिशाली नहीं, तो वो है ईश्वर, ये ना। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट संप्रभुता के प्रति लिया जाता है, क्योंकि अगर राजा तो एक ही हो सकता है ना, राजा के समान या राजा के बराबर शक्तिशाली या राजा को आदेश देने वाला अगर कोई मिल गया, तब तो वो राजा कहेगा। समझो इस बात को। इसीलिए बोला जाता है कि राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। प्राचीन समय में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बनाया गया। लुई 14वें को बोलता है मैं ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। तो इसीलिए इसके लिए एब्सोल्यूट होती है, यानी कि उसको बांटा नहीं जा सकता किसी भी हाल में। और यही कारण होगा कि ये धर्म को भी राज्य के तहत रखने का प्रयास करेंगे, भी आगे हम देखेंगे। दूसरा, इसको बांटा नहीं जा सकता, ये एब्सोल्यूट है ना, सापेक्ष नहीं निरपेक्ष है। और ये इसको डिवाइड नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि अगर पावर को डिवाइड करोगे तो पूर्ण कहाँ रह जाएगा भाई। राजा से तुमने बोल दिया है कि राजा ऐसा है ना कि सैन्य शक्ति हमको दे दो, तो राजा के पास फिर कहाँ से, राजा उस मामले में बोल ही नहीं सकता। राजा तो सब मामले में बोल सकता है। अंग्रेजों के माध्यम से देखो तो उन्होंने डोमिनियन स्टेट की बात की थी, तो डोमिनियन स्टेट में यही था। अंग्रेजों ने बोला ठीक है अपना संविधान बना लो, फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री का और आपका ये कम्युनिकेशन का मामला हमको दे दो। तो कम्युनिकेशन और ये, तो फिर हम संप्रभु कहाँ हुए। और आज़ादी के बाद हमको यही सारी चीज़ों पर नियंत्रण मिला। तो यानी कि संप्रभुता हमारी कब मिली? जब हमको सारी जगह कंट्रोल मिलता है। तीसरा बोलते हैं कि इसको ट्रांसफर नहीं किया सकता, यानी कि ऐसा नहीं कि आप ईश्वर है, ईश्वर ने क्या करी, एक व्यक्ति को अपनी सत्ता दे दी और खुद साधारण व्यक्ति बन गया, तो ईश्वर किस चीज़ का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम जो है सत्ता पर मतलब किसी अमेरिका के व्यक्ति को दे दें, किसी ब्रिटेन के व्यक्ति को दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये जनता में ही निहित रहेगी। आप देखो ना, पहली लाइन हमारी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो रूसो है ना, अभी अब इसको पढ़ेंगे हम, रूसो है, रूसो की जो लोकप्रिय संप्रभुता है, ये रूसो के माध्यम से दी गई है। रूसो ने ही आम जनता में शक्ति को निहित माना, और ये वहीं से प्रेरित है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल की पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे जो भारत के वास्तविक शासक होंगे वो जनता ही होगी, वो कोई और नहीं हो सकता। परपेचुअल स्थायी है, यानी कि ये निरंतर बनी हुई है। ये कुछ जैसे रूसो को पढ़ोगे तो वहां से जो पॉपुलर सोवर्निटी का लोकप्रिय संप्रभुता कॉन्सेप्ट है उससे आप कनेक्ट कर पाओगे। निरंतर है, ये बनी हुई है, स्थायी है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो कुछ ईश्वर के जैसे गुण होते हैं। हालांकि संप्रभुता के प्रकार भी हैं, सिद्धांतों में हम पढ़ेंगे संप्रभुता के प्रकार, एकलवादी संप्रभुता, बहुलवादी संप्रभुता, आधुनिक कॉन्सेप्ट। लेकिन हॉब्स ने जो दिया है उसको आप समझते रहिएगा। अब व्यक्तिगत अधिकार बनाम संप्रभु की शक्ति, भाई व्यक्ति को भी अधिकार दे रहा है और संप्रभु को भी शक्ति दे रहा है, तो इसमें तो विवाद हो ही सकता है। क्यों? जैसे अगर आप देखो हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं संविधान में, मौलिक अधिकार, तो वो किसके खिलाफ है? आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि लॉ में आपको पता होना चाहिए कि किसी को क्या बोलते हैं। तो पहले उसने बताया कि भाई राज्य क्या है, और 13 बोलता है कि राज्य भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता, नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी शून्य हो जाएगी ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों के असंगत या फिर उनके खिलाफ अपमानजनक हो। आर्टिकल 13, यानी कि अगर देखो राज्य आपको अधिकार देगा, तो राज्य जिस क्षेत्र में मान लो आपको बोलने की आज़ादी दे दी, तो यानी कि राज्य आपको बोलने से नहीं रोक सकता। आप समझो इस चीज़ को। तो राज्य के अधिकार सीमित हो रहे हैं। व्यक्ति को जितना अधिकार देगा राज्य उतना सीमित होता चला जाएगा, राज्य जितना अधिकार बढ़ाएगा व्यक्ति का अधिकार उतना कम होता चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकार है तो फिर राज्य के साथ विवाद हो ही सकता है, लेकिन उसमें वरीयता किसको देते हैं ये हमको समझना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि व्यक्तिगत को आत्म संरक्षण का अधिकार है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सेल्फ प्रिजर्वेशन का, भाई देखो डर से ही चल रहा है, और डर का कारण क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद की सुरक्षा करना, और खुद ही की सुरक्षा कारण हुआ है समझौता। तो मूल में तो डर है, और डर कैसा है? सेल्फ प्रिजर्वेशन का,
यानी कि आत्म संरक्षण इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसी के कारण पूरा किया धरा है। समझौता, संप्रभु की शक्ति जो भी है। तो बोलते हैं अब यहाँ पे यदि संप्रभु व्यक्ति की सुरक्षा करने में विफल होता है तो व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है। यानी कि यहाँ पे इसी प्रकार से आप देखोगे हॉब्स आपको निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि इनको इसीलिए प्रथम व्यक्तिवादी के तौर पे भी बोला जाता है कि केंद्र में व्यक्ति को रख दिया, व्यक्ति की सुरक्षा रख दी और राज्य का भी विरोध करने का अधिकार दे दी, लेकिन शर्त वही है कि व्यक्ति के प्राणों की रक्षा न कर पाए। कोई व्यक्ति आत्महत्या करने या उसकी अपनी हत्या को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर रखिएगा संप्रभुता है, संप्रभुता सारे अधिकार है, लेकिन अगर व्यक्ति की प्राणों की सुरक्षा नहीं कर सकता, मात्र उसी स्थिति में यहाँ पे विद्रोह हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो विद्रोह के बारे में यहाँ पे क्लियर भी करते हैं हॉब्स। बोलते हैं कि जो राज्य है ना, ये बोलते हैं कि विद्रोह का अधिकार बोलते हैं है ही नहीं लोगों, सिर्फ प्राणों की रक्षा के आधार पर ही खिलाफत होगा, नहीं तो अन्य मामलों में अगर देखें तो बोलते हैं कोई विद्रोह का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा संप्रभु का विद्रोह क्या है, आत्मविरोधी है। क्यों? क्योंकि अगर संप्रभु ही हट गया और बात बात पे उसका विरोध कर रहे हो, क्योंकि मेन तो क्या है, प्राणों की रक्षा करना है, और अन्य मामलों में उसका विद्रोह कर रहे हो, उसको खिलाफत आप कर रहे हो, तो बोलते हैं कि अगर संप्रभु का नियंत्रण हट गया तो फिर से क्या आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी, जो पहले की स्थिति थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। विद्रोह से समाज फिर प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा जहां कोई न्याय सुरक्षा नहीं होगी। और यही हॉब्स ने यह स्वीकारा कि यदि विद्रोह सफल होता है तो एक नई सरकार स्थापित होती है जो सुरक्षा प्रदान कर सकती है, तो वही सरकार वैध होगी। यानी कि विद्रोह तभी सफल होगा जो एक नई सरकार हो, अन्यथा विद्रोह का कोई औचित्य नहीं है। और सीधी सी बात है कि विद्रोह प्राणों की रक्षा के आधार पर ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पे बस यही है कि जो विद्रोह के बाद नई सरकार सफल होने की बात है, तो यहाँ पे ओलिवर क्रॉमवेल के शासन को, जो जिस समय ये फ्रांस भाग के गए थे, तो ओलिवर क्रॉमवेल का शासन इंग्लैंड में था, तो कुछ लोग मानते हैं कि उसको खुश करने के लिए बोला कि क्योंकि उसने सरकार स्थापित की ली थी। यह आरोप भी लगाया जाता है कि लेवियाथन कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये ओलिवर क्रॉमवेल की सत्ता को वैधता या उसकी चापलूसी में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चर्च की बात करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि हमने ये बोला कि इन्होंने जो संप्रभुता सोवर्निटी की बात की, यानी कि राज्य और राजा के ऊपर कोई नहीं होगा, समझ में आया। तो अब यहाँ पे हमने बोला कि धर्म के ऊपर भी रखेंगे, क्योंकि धर्म के रूप में चर्च ही प्रतिनिधित्व करता था। अब इनके बारे में क्या थॉट है तो वो तो ओवरऑल आपको पता ही लग गया होगा, लेकिन फिर भी इनके विचारों को हम देखें, क्योंकि मध्यकाल था और मध्यकाल के बाद वो धर्म का प्रभाव खत्म हो नहीं पा रहा था। मैकियावेली ने अलग करने का प्रयास किया था, लेकिन हॉब्स ने धर्म के ऊपर ही सत्ता स्थापित की और राज्य की अनुमति के बाद ही धर्म को जो है उसके विचारों को वैधता मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा हॉब्स के राजनीतिक विचारों में चर्च और राज्य के संबंध अगर हम समझे तो 17वीं शताब्दी में चर्च और राज्य के संबंध धार्मिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय था। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का इन्होंने वैल्यू की है, माना है उसको कि होना चाहिए, लेकिन बोलते हैं कि उसी धर्म को मान्यता मिलेगी जिसको राज्य मान्यता देगा, राज्य जिसमें स्टेट करेगा। हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति लेवियाथन में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की है। जैसे अब एक पॉइंट देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता और संप्रभुता। जैसे अगर आप देखोगे कि हॉब्स अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करते थे और मानते थे किसी व्यक्ति के अंतःकरण को बलपूर्वक नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यानी कि अंतःकरण किसी से प्रेम करते हैं, किसी को अपना स्वामी मानते हैं, या कोई धर्म के प्रति आपकी आस्था है, तो भाई उसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता। लेकिन बोलते हैं कि वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन उनका मानना था कि धर्म सार्वजनिक अभिव्यक्ति और प्रचार संप्रभु के नियंत्रण में होना चाहिए। यानी कि आप धर्म के नाम पर राज्य का विरोध नहीं कर सकते, आप जो है प्रचार राज्य के खिलाफ नहीं कर सकते। यानी कि ठीक है, आंतरिक विषय है, प्रचार कर सकते हो, मान सकते हो, लेकिन बस वही है किसके हिसाब से, संप्रभु के नियंत्रण में होना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब सीधी सी बात है कि धर्म को राज्य का विरोध करने की अनुमति ये नहीं देते। हॉब्स के लिए धर्म एक सार्वजनिक विषय था, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता को प्रभावित कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। धर्म राजा के खिलाफ भड़का सकता था, राज्य का विद्रोह कर सकता था, इसलिए इन्होंने बोला कि संप्रभु की निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि ये सार्वजनिक विषय है। ध्यान देना, इसे ऐसे सवाल आते हैं कि धर्म एक सार्वजनिक विषय है और सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, किसके हिसाब से ना, तो आपको देखना होगा हॉब्स के हिसाब से। ठीक है, चर्च को इन्होंने किंगडम ऑफ गॉड के जो अवधारणा थी उसके संबंध में इन्होंने क्या बोला, अगर देखें तो इस विचार की कड़ी आलोचना की। जैसे किंगडम ऑफ गॉड बोल दोगे तो किंगडम ऑफ गॉड का मतलब है कि राजा के ऊपर, अब वही चीज है, तो पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य माना है, तो इसका तो क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इन्होंने इस विषय को अवैज्ञानिक और हानिकारक माना है। क्यों?
क्योंकि बोलते हैं अंधविश्वास और समाज में विभाजन को बढ़ावा देता है, क्योंकि राजा ही राज्य को एक कर सकता है। राज्य विरोधी जो प्रतिक्रिया होंगी, देखो समझो इस बात को, ये इनका मानना है कि किसी राजा को स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो राज्य को एक करके रखता है। अगर राजा के ही खिलाफ सवाल उठ जाए तो राजा एक करके कैसे रख पाएगा, फिर अपने निजी स्वार्थों के लिए बंटवारा हो जाएगा राज्य में। ठीक है, तो हॉब्स की अगर आप देखो कृति नॉमिनलिस्ट में, इन्होंने बोला कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, साथ कर आत्मा और भूत प्रेत जैसी चीजों को भी अस्वीकार कर दिया। इन्होंने बोला ये अगर किसी को समझ में भी आता है कि हमने देखा है तो वो भ्रम मात्र है और भ्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं, ऐसा हॉब्स बोलते हैं। उनका मानना था कि ऐसे विचार लोगों को भ्रमित करते हैं और उन्हें अज्ञानता में फंसाने का काम करते हैं, जीवन को व्यर्थ कराते हैं। ठीक है, तो चर्च की बात करें अब, ये देखिए राजा और धर्म में सीधी सी बात है, ये हर जगह धर्म को महत्व तो दे रहे हैं लेकिन धर्म को राज्य के ऊपर प्राथमिकता नहीं देते। तो सीधी सी बात है, चर्च की संप्रभुता जो होगी कैसी, वो बोलते हैं निर्भर होगी। कैसे मतलब, हॉब्स के अनुसार से चर्च केवल एक सामाजिक संस्था है, समाज का काम है, ध्यान देना, सामाजिक माना है, सार्वजनिक माना है ना, और जो राज्य के भीतर काम करती है। बोलते हैं जैसे क्या है, राज्य है, राज्य का सबका कंट्रोल है, इसी में चर्च भी एक चीज है, बहुत सी संस्थाएं हैं, तो बोलते हैं राज्य के भीतर ही काम करती है, तो इस चीज को उसको ध्यान देना चाहिए। उनका मानना था किसी भी धार्मिक विश्वास को तभी वैध मान्यता मिल सकती है जब उसको राजा या संप्रभुता की स्वीकृति मिली हो ना, यानी कि संप्रभु जब उसको स्वीकृति प्रदान कर दे तभी वो वैधता मान्य है, अन्यथा नहीं है। ऐसा करके हॉब्स ने धार्मिक सत्ता को पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में रखा है ना। अभी मैं अंतिम में आपको लेवियाथन जो है इनकी पुस्तक, उसका कवर पेज भी दिखा दूंगा, तो क्लास के लेक्चर के अंतिम में देखिएगा, उससे समझाने को बहुत कुछ मिलेगा। इस विचार का उद्देश्य क्या था कि धार्मिक सत्ता को समाप्त करना था जो संप्रभुता की चुनौती दे, यानी कि उन्हीं धार्मिक सत्ता को ये मान्यता देते थे, स्वीकार करते थे जो राजा की वैधता बनाए रखे, राजा का विद्रोह ना करे, इस चीज को समझिएगा। यानी कि कुल मिला के संप्रभुता को इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया और बोला कि उससे ऊपर कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज देखिएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई जो पोप थे, पोप सत्ता के प्रमुख माने जाते थे, उनकी भी ये आलोचना करेंगे। पोप की सत्ता की आलोचना की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है पोप की आलोचना भी करेगा, क्योंकि पोप अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानेगा, चर्च को राज्य ईश्वर का राज्य मानेगा, तो जाहिर सी बात है। तो हॉब्स ने विशेष रूप से पोप सत्ता की आलोचना की जो संप्रभु राज्यों पर धार्मिक अधिकार का दावा करती थी ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो रिलीजियन अथॉरिटी ओवर सोवरेन स्टेट, ये बोलते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से ये क्रिटिसाइज करते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर देखें तो उन्होंने पोप सत्ता को प्राचीन रोम साम्राज्य की मृत आत्मा का, यानी कि रोम साम्राज्य जो था, रोम एम्पायर था ना, वो बोले कि उसकी मृत आत्मा है। अब यहाँ पे मृत आत्मा का मतलब क्या है कि वो मर चुका है, यानी कि भूत है, अब उस गौरव को वो प्राप्त नहीं कर सकता, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनसे एक अप्रासंगिक और पुरानी शक्ति के रूप में मानते हैं, जिसका महत्व अब संप्रभु के राज्य में बहुत ज्यादा महत्व इसका अब नहीं रह गया है। ठीक है, हॉब्स का उद्देश्य था कि संप्रभु की संपूर्ण सत्ता को सभी सार्वजनिक मामले, विशेष रूप से धर्म पर स्थापित करना चाहते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉब्स के दर्शन में महिलाओं और लिंग संबंधी प्रश्नों को देख लेते हैं। सामान्य तौर पर महिलाओं के संबंध में क्या विचार है। देखिए, महिलाओं के संबंध में जो विचार है उसको स्पष्ट समझ लीजिए। महिलाओं का महत्व स्वीकार करते हैं, माता के रूप में, भावना के रूप में, बच्चों के विकास के रूप में, सारी चीजों में। लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय का समाज ऐसा था और उससे ये भी प्रभावित थे, तो आप देखोगे कि महिलाओं को उस तरह की समानता की बात नहीं करते। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो ये क्या बोलते हैं, इनका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में बच्चे जन्म देने वाली महिलाएं एक विशिष्ट स्थान रखती थी और माँ होने के साथ साथ अपने बच्चों पर अधिकार भी रखती थी, यानी कि दोनों चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उनका यह अधिकार सुरक्षा और पोषण के उस कृत्य से उत्पन्न हुआ जो मातृत्व की आवश्यकता होती थी, और इसीलिए बोलते हैं कि समाज जो नागरिक समाज होता है, यानी कि महिलाओं का महत्व है, लेकिन उसमें नागरिक समाज में विकास में महिलाओं के द्वारा ही ये सहयोग दिया गया है, और महिलाओं की स्थिति में बदलाव क्यों भी यह बोलते हैं कि नागरिक समाज जैसे जैसे बदला है, महिलाओं की स्थिति में बदलाव भी हुआ है। वे अधीनस्थ हो गई ना, पुरुषों के अधीन हो गई समय के साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं में। शुरू में आप देखो, जैसे प्राकृतिक अवस्था में क्या था, प्राकृतिक अवस्था में सब फ्री थे, जिसका जो मन आता था वो करता था, तो यानी कि सब बराबर हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, महिलाओं को अधीन बना दिया गया। ठीक है, और महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, यद्यपि वह मानते थे कि सभी समान होने चाहिए, मानवता की, देखो अब आप लोग समानता की बात कहाँ कर रहे हैं,
इन्होंने राजा को विशेष स्थान दिया, लेकिन आपस में नागरिकों के भेदभाव और विद्रोह की बात नहीं की है, या असमानता की बात नहीं की। तो मानव समानता को ये मानते हैं, फिर भी वही बात है कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार नहीं देते थे या फिर उसके समर्थक नहीं थे। इनका मानना था कि शासन प्रशासन में और संप्रभुता में पुरुष बेहतर काम कर सकते हैं, ना कि महिलाएं। यानी कि पितृ सत्तात्मक संरचना का ये समर्थन करते थे। परिवार में पिता को विशेष अधिकार प्राप्त होता था, यह प्रदान किया है। तो सिंपल था, वन लाइनर इसको याद रखिएगा कि महिलाओं की समानता के समर्थक थे महिला पुरुष के हर प्रकार से। लेकिन बात यही आती है कि जब सत्ता की बात आएगी तो सत्ता की संरचना में पितृ सत्तात्मक सत्ता को वरीयता देते थे। प्राकृतिक अवस्था में बोलते थे महिलाओं का विशेष महत्व था, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो महत्व घटता चला गया। हॉब्स का यह विश्वास था कि पुरुषों में अधिक बुद्धिमत्ता और साहस होता है, और इसी कारण से बोलते हैं कि पितृ सत्तात्मक प्रणाली जो है महत्वपूर्ण होती है, या इसका महत्व है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब व्यापक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में हॉब्स ने उत्तराधिकारी की बात अगर हम करें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो केवल जो है पुरुषों को ही देने की बात करते हैं ना। मेल चिल्ड्रन जो होता है उसी को बोलते हैं कि भाई क्योंकि वो नेचुरली फिट है रूल करने के लिए, वो स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है, निरंकुशता को धारण कर सकता है, ये सारी बातें बोलते हैं। हॉब्स का लिंग समानता पर दृष्टिकोण जटिल हमेशा से बना रहा, बहुत क्लियरिटी नहीं आ पाई कि एक तरफ कुछ और बोल रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और बोल रहे हैं। तो लिंग समानता की अवधारणा को स्वीकार तो किया, ये चीज है, लेकिन वह अपने समय की प्रचलित पितृ सत्तात्मकता का खुलकर विरोध नहीं कर पाए या उसको चुनौती नहीं दे पाए। तो इसमें बहुत आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या बात करते हैं क्या नहीं करते। इनका कंफ्यूजन कहाँ पे है? महिलाओं को लेकर सत्ता में भागीदारी को लेकर या सत्ता सौंपने तक। अब ये हो गया हॉब्स का ऑलमोस्ट, आपका जो थॉट था वो कंप्लीट हो गया। इन पे कुछ टिप्पणियां हुई हैं, टीका टिप्पणियां, जो अक्सर परीक्षा में पूछी जा सकती है। माइकल ऑक्सफोर्ड ने इनके बारे में क्या बोला है? ऑक्सफोर्ड इनकी जो पुस्तक है लेवियाथन को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई सबसे महान कृतियों में से एक मानते हैं, जिसमें इन्होंने दार्शनिक रचना के रूप में इसको वरीयता दी है। और यहाँ तक पुस्तक संप्रभुता और सामाजिक अनुबंधन के जो विचार हैं उसको बोलते हैं कि इसको बहुत बढ़िया से इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। यहाँ पे यानी माइकल ऑक्सफोर्ड की जब हम बात करेंगे तो बोलते हैं कि लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में लिखी गई सबसे महान राजनीतिक रचना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ग्रेटेस्ट उन्होंने बोला है, परहैप्स द सोल मास्टर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि अंग्रेजी, कई बार हिंदी में ऐसा मिलेगा आपको, अंग्रेजी भाषा भाषियों में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है, या लेवियाथन, ये ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया है? मैकफर्सन क्या बोलते हैं? मैकफर्सन के अनुसार हॉब्स सत्ता की राजनीति के पहले वैज्ञानिक विश्लेषण थे, यानी कि सत्ता और शक्ति के पहला विश्लेषण इन्होंने किया है, जो पूंजीवादी नैतिकता के प्रवक्ता भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सशक्त राज्य की स्थापना को संपत्ति और सुरक्षा से जोड़ा है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में इसकी दिक्कत थी, इसीलिए संपत्ति और सुरक्षा आवश्यक है। और जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद भी संपत्ति को महत्व देता है, सुरक्षा को महत्व देता है, ठीक है, हालांकि लिबर्टी को भी महत्व देता है, लेकिन यहाँ पे इसकी शुरुआत मानी जाती है। जो व्यक्ति का लालच है वो निजी सार्वजनिक न होकर निजी रहता है, निजी उपभोग को बढ़ावा देता है। तो निजी डर और निजी सुरक्षा के कारण ही राज्य आया है, ठीक है। ब्रैम हॉल के हिसाब से देखें तो ब्रैम हॉल ने हॉब्स के मानव प्रकृति के विचार की आलोचना की है। उन्होंने जैसे बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट बताया ह्यूमन नेचर का। इनका मानना था कि स्वार्थी, हिंसक, क्रूर जितना भी है, ये बोलते हैं कि स्वतंत्रता, नैतिकता विरुद्ध एक अन्यायपूर्ण आरोप लगाया। बोले कि मनुष्य के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं होता, मनुष्य के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको नोट्स बना के रखिएगा, तभी काम बनेगा। अदरवाइज जैसे किसने क्या बोला स्टेटमेंट में कीवर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो बात आती है विलियम एम्बस्टेन की बात करें तो हॉब्स का राज्य एक निरंकुश राज्य है, क्योंकि ये पूर्ण संप्रभुता का समर्थन करता है। यानी कि पूछ लेगा किसने एक निरंकुश राज्य के रूप में इनको अथॉरिटेरियन के रूप में माना है, ठीक। और नागरिकों को राज्य की संप्रभु सत्ता स्वीकार करनी होती है, जिसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। जॉन रॉल्स बहुत बड़े विचारक हैं, न्याय के संबंध में विचार देते हैं। इनका मानना है कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की तुलना प्रिजनर्स डायलेमा से की है ना। प्रिजनर्स डायलेमा आपको याद होगा, मैंने समझाया था। इसमें हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में कार्य करता है, जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रहता और अंततः सभी को नुकसान पहुंचा बैठता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि प्रिजनर्स डायलेमा में निरंकुश शासन को ही नुकसान पहुंचाने वाली बात बोलते हैं कि सब डर के कारण एक दूसरे की सत्ता को स्वीकार कर देते हैं। आपको बता दें कि जॉन रॉल्स भी न्याय का सिद्धांत देते हैं, और न्याय के सिद्धांत में ये बोलते हैं कि जो राज्य है वो सबकी भलाई का काम करेगा, समानता का काम करेगा, लेकिन उसके लिए बोलते हैं कि एक्चुअली सब अपने अपने हितों को जानते हैं। इसलिए जब राज्य में सामाजिक
आप देखोगे कि सामाजिक जो न्याय है ना, यानी कि जिसको ये प्राइमरी गुड्स बोलते हैं, स्वतंत्रता, समानता, भेदभाव बोलते हैं, इसका बंटवारा आदमी भेदभावपूर्ण करता है। तो बोलते हैं इसको कैसे जो है भेदभावपूर्ण चीज़ों को समाप्त करें, तो उसके लिए बोलते हैं कि हम लोग को एक सामाजिक प्राकृतिक अवस्था में जाना पड़ेगा। प्राकृतिक अवस्था मतलब अज्ञानता का पर्दा ये बोलते हैं, यानी कि सामाजिक समझौते का कॉन्सेप्ट ये भी लेते हैं। न्याय के फेयरनेस मतलब ये बोलते हैं निष्पक्षतापूर्ण वितरण के लिए ये भी सामाजिक समझौते का आधार लेते हैं। कई बार पूछ लेता है कि सामाजिक समझौते से कौन सा विचारक नहीं संबंधित है या नहीं सहमत है। जैसे आपने देखा कि ग्लोकॉन थे सोफिस्ट में, हॉब्स, लॉक, रूसो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ विचारक मिल जाएंगे। क्रोसियस भी हैं। थॉमस हॉब्स के महत्वपूर्ण उद्धरण और उनका विश्लेषण, यानी कि इनके कोट्स हैं। जैसे हमने पहले देखा कि फियर एंड आई वर बॉर्न ट्विंस, यानी कि डर और मैं यानी कि हॉब्स दोनों जुड़वा भाई है ना। हॉब्स का मानना था कि भय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार, यही कारण है कि उन्होंने संप्रभु की आवश्यकता बताई और ताकि सामाजिक अराजकता ना हो सके। क्यूरियोसिटी बोलते हैं इज द लस्ट ऑफ माइंड, यानी कि मानव स्वभाव को समझते हुए हॉब्स ने ये जिज्ञासा को बोला कि मानसिक वासना है। जिज्ञासा के कारण आदमी बहुत कुछ ज्ञान की खोज करता है, जीवन में जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। ये स्टेटमेंट सीधा पूछ लेता है कई बार ना। यहाँ पे देखिएगा, हॉब्स के अनुसार बोलते हैं इट इज नॉट विजडम बट अथॉरिटी दैट मेक्स अ लॉ, यानी कि भाई ये विजडम नहीं है, अथॉरिटी है, यानी कि जो सत्ता है, शक्ति है, वो बनाता है, इच्छा से कानून नहीं बनता। फोर्स एंड फ्रॉड आर द और इन द वॉर द टू कार्डिनल वर्चूज, यानी कि युद्ध की स्थिति में बल और छल बोलते हैं दो प्रमुख गुण होते हैं। बल और छल की बात करते हैं। जैसे आप देखोगे कुल कुछ ये मैकियावेली की जैसे मेल खाता है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, इन द स्टेट ऑफ नेचर प्रॉफिट इज द मेजर ऑफ राइट, यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था थी ना, बोलते हैं कि मुख्य उद्देश्य जो है लाभ से प्रेरित, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को, अपनी चीजों को अधिकतम करना चाहता था, इसलिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता था या लड़ता रहता था, ठीक है। नो आर्ट्स, नो लेटर, नो सोसाइटी एंड विच इज वर्स्ट ऑफ ऑल ना, कॉन्टिन्यूअल फियर एंड डेंजर ऑफ वायलेंट डेथ। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये प्राकृतिक अवस्था में बोल रहे हैं, ठीक है। एंड द लाइफ ऑफ मैन सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट, यानी कि प्राकृतिक अवस्था थी ऐसा कि असभ्य था, मनुष्य के पास कला नहीं थी, समाज नहीं था, जीवन से डरा हुआ था, अकेला था, गरीब था, जंगली था, क्रूर था, छोटा जीवन जीता था। ये सब प्राकृतिक अवस्था की बात बोलते हैं। साइंस का क्या सपोर्ट करते थे? गैलीलियो और अन्य विचारकों से मिले थे। साइंस इज द नॉलेज ऑफ द, ये बोलते थे कि कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम फिलोसफिकल रीजनिंग, यानी कि बोलते हैं तार्किक आधार का परिणाम है हमारे विज्ञान, जो है हमारी बुद्धि की तर्कशील चिंतन का परिणाम है या उस पर आधारित होती है। इवन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन अनैर्की, यानी कि बोलते हैं कि अनैर्की, अराजकता से अच्छा है कि कोई घटिया से घटिया फॉर्म हो, घटिया से घटिया प्रकार की सरकार हो, कुशासन की जगह सुशासन की जगह कुशासन हो, लेकिन अराजकता से बेहतर होता है। इसीलिए इन्होंने निरंकुश शासक का समर्थन किया। हॉब्स का मानना था कि वह सबसे बुरा शासन अराजकता से बेहतर है, क्योंकि सरकार के बिना समाज हिंसक और अस्थिर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, निष्कर्ष अगर हम देखें तो भाई यही है कि कुल मिलाकर राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण चिंतक के तौर पे होता है। लेवियाथन पुस्तक में राज्य की संप्रभुता, सामाजिक अनुबंधन, मानव स्वभाव आदि की इन्होंने प्राकृतिक व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास किया, ठीक है। तो इस प्रकार राजनीति में संप्रभुता की बात की, मानव स्वभाव की व्याख्या की ना, निरंकुश राज के माध्यम से लोगों को अनुशासन के मार्ग पे चलाने की बात की। इस प्रकार से इन्होंने अपना योगदान दिया। अब हम लोग थोड़ा सा लेवियाथन का कवर पेज देख लेते हैं। ये देखिए लेवियाथन, इनकी जो पुस्तक थी उसका कवर पेज आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए राजा है और राजा के राइट हैंड में तलवार है, ध्यान दीजिएगा, और बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में ये धर्म ध्वजा है, यानी कि तलवार का महत्व ज्यादा है, धर्म ध्वजा का महत्व कम है। और लेवियाथन, ये देखिएगा इसका जो कपड़ा है, ध्यान से देखिए, इसका जो बनाया गया है ये लोगों से मिलकर बना है, यानी कि इसकी शक्ति कहाँ से आ रही है? लोगों से आ रही है। और देखिएगा इसी के तहत ये सारा एरिया आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए इसी में पूरा राज्य, हर चीज आ रहा है। इसी में बोल रहा ना धार्मिक संस्था है, तो देखिए चर्च वगैरह भी दिख रहा है, उसी के तहत है ये लेवियाथन। यहाँ पे देखिएगा थॉमस हॉब्स, इस किताब के बारे में कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक और महत्वपूर्ण है यहाँ पे चीज, इसमें देखिएगा कई बार इनका किताब का जो पुस्तक है इनकी, इसको देखिएगा ये पूछ लिया है लेवियाथन, तो ये तो इनका नाम है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि पूछते हैं भाई और क्या नाम है या और क्या आप इनको कह सकते हैं ना, द